Hello friends, you are most welcome to my channel. I am doing good and I also hope that you all are doing extremely well. So in the last class we have covered essay 500 जो हमने essay 620 के बाद कवर किया था. ठीक है, 620 में हमने ऑडिटर के एक्सपर्ट की बात की है और essay 500 में हमने मैनेजमेंट के एक्सपर्ट की बात किया एंड वी रैप अप दैट essay 500. अब बारी आती है essay 402. Essay 402 talks about audit considerations relating to an entity using a service organization. अब ये क्या बोला है, तो इसको समझने के लिए हम पहले एक एग्जाम्पल लेते हैं, एक अंडरस्टैंडिंग से समझते हैं कि एक्चुअली में ये स्टैंडर्ड किस पर्टिकुलर सिचुएशन पर हमें गाइड करता है. सो लेट्स प्रोसीड विद द अंडरस्टैंडिंग पार्ट. सो फर्स्ट ऑफ ऑल एक हमारा क्लाइंट होता है जहाँ पर हम जाकर ऑडिट करते हैं. ठीक है, तो ये मैंने क्लाइंट की एंटिटी बना दिया जहाँ पर हम जाकर ऑडिट करने वाले हैं. ठीक है, ये है कौन, मेरा क्लाइंट. हम इसको प्यार से इस स्टैंडर्ड के टर्म में बोलेंगे यूज़र एंटिटी. ठीक है, क्या बोलेंगे, यूज़र एंटिटी. क्यों बोलेंगे यूज़र एंटिटी, ये मैं अभी आपको थोड़ी देर में बताती हूँ. और एक और दूसरा एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसे हम बोलने वाले हैं, क्या बोलेंगे, इसे हम बोलेंगे सर्विस ऑर्गेनाइजेशन. क्या बोलेंगे, इसे हम बोलेंगे सर्विस ऑर्गेनाइजेशन. अब मैं इसको सर्विस ऑर्गेनाइजेशन, इसको यूज़र एंटिटी क्यों बोल रही हूँ. सो लेट मी टेल यू कि ये सिचुएशन क्या है. ठीक है, ये है हमारा क्लाइंट, ये है हमारा क्लाइंट, हमें जिसको ऑडिट करना है. जब हमें ऑडिट करना होता है तो हम हर एक एस्पेक्ट पर ऑडिट करते हैं. हाँ ठीक है मैडम, हम करते हैं. बट अभी ये बताओ, जो हमारा क्लाइंट था, कोई ऐसा वर्क था, कोई भी वर्क, जस्ट फॉर एग्जांपल कोई एचआर का वर्क था, जैसे कोई रिक्रूटमेंट का वर्क या कुछ और, जो हमारा क्लाइंट अपने एंड पर मैनेज नहीं कर पा रहा है, या पेरोल फंक्शन, मतलब इतने ज़्यादा एम्प्लॉयज़ है कि वो सैलरी मैनेज नहीं कर पा रहा है. तो हमारे क्लाइंट ने क्या किया, हमारे क्लाइंट ने उस पर्टिकुलर वर्क को आउटसोर्स कर दिया. आउटसोर्स किसको किया, एक ऑर्गेनाइजेशन जो वो सर्विसेज प्रोवाइड करती है. ठीक है, जैसे पेरोल सर्विसेज कोई प्रोवाइड कर रहा है, या हम एग्जांपल किसका लेंगे, हम लेंगे इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का. मतलब कि हमारा जो ऑर्गेनाइजेशन था वो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से इतना इक्विप्ड नहीं था, तो उसने क्या किया, उसने एक दूसरा ऑर्गेनाइजेशन देखा जो कि ये सर्विसेज प्रोवाइड करता है, जो कि अलग अलग बिजनेसेस को, बिजनेस हाउसेस को ये सर्विस प्रोवाइड करता है कि हम आपका इंफॉर्मेशन सिस्टम हम मैनेज कर लेंगे, हमारे एंड पे सब कुछ मैनेज होगा. ये कौन होता है, ये होता है सर्विस प्रोवाइडर. ये होता है सर्विस प्रोवाइडर जो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की सर्विसेज प्रोवाइड करता है डिफरेंट लोगों को, डिफरेंट बिजनेस एंटिटीज़ को. सो इन दैट केस व्हाट्स गोइंग टू हैपन हेयर, यहाँ पर हमारा जो यूज़र एंटिटी है इसने एक सर्विस प्रोवाइड किया है. किसको सर्विस प्रोवाइड किया है, जो हमारा यूज़र एंटिटी है इसने अपना इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का वर्क एलोकेट कर दिया है एक दूसरी एंटिटी को जिसका नाम है सर्विस ऑर्गेनाइजेशन. ठीक है, सर्विस ऑर्गेनाइजेशन क्यों है, क्योंकि वो हमें अपनी सर्विस प्रोवाइड करने वाली है. वो क्या करने वाली है, हमें अपनी सर्विस प्रोवाइड करने वाली है. हमें मतलब कि हमारी यूज़र एंटिटी को, यूज़र एंटिटी कौन, यूज़र एंटिटी मतलब जो सर्विस यूज़ करने वाली है उसको हम क्या बोलेंगे, यूज़र एंटिटी. तो आपको ये दोनों टर्म क्लियर हो गए ना कि यूज़र एंटिटी कौन है और सर्विस ऑर्गेनाइजेशन कौन है. सर्विस ऑर्गेनाइजेशन वो जो सर्विस प्रोवाइड करने वाली है, यूज़र एंटिटी वो जो सर्विस यूज़ करने वाली है. कौन सी सर्विस, आउटसोर्सिंग सर्विस. जो भी हमारी यूज़र एंटिटी ने सर्विस आउटसोर्स की है वो सर्विस प्रोवाइड करने वाला सर्विस ऑर्गेनाइजेशन, यूज़ करने वाला यूज़र एंटिटी. यूज़ कौन कर रहा है, हमारी एंटिटी, क्योंकि हमारी एंटिटी ने सर्विस आउटसोर्स की है ना, हमारी एंटिटी ने वो सर्विस आउटसोर्स की है, तो यूज़ कौन करने वाला है, हमारी एंटिटी. सो दिस इज द सिनेरियो जहाँ पर ये 402 एप्लीकेबल होता है, जहाँ पर ये 402 अपनी गाइडेंस देता है. सो यहाँ पर क्या होता है, दो और टर्म आते हैं. एक आता है यूज़र ऑडिटर एंड एक होता है सर्विस ऑडिटर. ठीक है, यूज़र ऑडिटर कौन होता है, यूज़र ऑडिटर वो होता है जो यूज़र एंटिटी को अपनी यूज़र एंटिटी का ऑडिट करता है. सर्विस ऑडिटर कौन होता है, जो सर्विस ऑर्गेनाइजेशन को ऑडिट करता है. ठीक है, ये चार टर्म, यूज़र एंटिटी, यूज़र ऑडिटर, सर्विस ऑर्गेनाइजेशन, सर्विस ऑडिटर, इस स्टैंडर्ड को पढ़ने से पहले समझना बहुत ज़रूरी था, इसलिए मैंने आपको ये एक एग्जांपल से समझा दिया. अगर आपको लगता है देन पॉज द वीडियो, इधर यू मे टेक स्क्रीनशॉट
और यू मे जस्ट राइट इट समवेयर इन योर बुक कि ये पर्टिकुलर सिनेरियो कैसे काम करता है, ये स्टैंडर्ड किस पर्टिकुलर सिनेरियो को गाइड करता है एक्चुअली में। ठीक है, यूज़र एंटिटी है, ये यूज़र एंटिटी हमारा क्लाइंट होता है। जो सर्विस ऑर्गेनाइजेशन है, वो सर्विस ऑर्गेनाइजेशन कौन होता है, वो हमारी यूज़र एंटिटी को अपनी सर्विसेज दे रहा होता है। अब ये पूरी चीज़ें हो गई कि कौन किसका एक्चुअली में क्या रोल है। अब बात आती है कि हमें सर्विस ऑर्गेनाइजेशन से क्या मतलब है। हमें तो यूज़र एंटिटी से मतलब है, क्योंकि हमें तो इसका ऑडिटर, ये हमारा क्लाइंट है, हमें इसका ऑडिट करना है। हमें सर्विस ऑर्गेनाइजेशन से क्या मतलब। अब हमें यूज़र एंटिटी के हर एक पहलू को जब चेक करना है तो हमने चेक कर लिया। ठीक है, जब हम बैठे अपनी रिपोर्ट बनाने और हमने लिखा वी हैव चेक फॉर द एक्यूरेसी एंड द सफिशिएंट अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस अवेलेबल है, और हमारे ट्रू एंड फेयर रिपोर्ट डिपिक्ट करते हैं, तब हमारे दिमाग में एक बात आई, अरे हमने इंफॉर्मेशन सिस्टम तो इनका चेक ही नहीं किया। क्यों नहीं किया? क्योंकि इंफॉर्मेशन सिस्टम तो इनके एंड पर यहाँ पर मेंटेन हो ही नहीं रहा। जब यहाँ पर मेंटेन हो नहीं रहा है तो हम यहाँ पर चेक कर नहीं सकते। ठीक है, तो हमें क्या इंफॉर्मेशन सिस्टम से रिलेटेड सफिशिएंट अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस मिले? बिल्कुल नहीं मिले। जब सफिशिएंट अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस नहीं मिले तो हम ये कह नहीं सकते कि हमारा जो ओपिनियन है वो ट्रू एंड फेयर होगा। कैसे हम अनमॉडिफाइड ओपिनियन एक्सप्रेस कर दें जब हमें कोई एविडेंस मिला ही नहीं है इंफॉर्मेशन सिस्टम के रेलेवेंस में। तो फिर मैंने अपने क्लाइंट से बोला कि देखिए यूज़र एंटिटी ऐसा है, आप हमें सर्विस ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड जितने भी हमारे सफिशिएंट अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस है वो प्रोवाइड करवाइए। ठीक है, तो यूज़र एंटिटी ने बोला ठीक है, तो ऐसा करते हैं कि सर्विस ऑर्गेनाइजेशन का जाकर ऑडिट कर लो। तो जब ये सिचुएशन आई तो आप इसमें अब देखो दो प्रैक्टिकल डिफ़िकल्टी जो सबसे पहले आने वाली। सबसे पहले तो जो हम ऑडिट करते हैं तो हमारी एक डेडलाइन होती है विद इन विच वी हैव टू कंप्लीट आवर, तो उसी रिपोर्टिंग डेडलाइन के अंदर अब हम एक यूज़र एंटिटी को ऑडिट करें, फिर हम जाकर एक सर्विस ऑर्गेनाइजेशन को ऑडिट करें, तो हमारे लिए फिजिबल होगा क्या? ऐसे अगर हमारी 10-12 और क्लाइंट हो गए तो 12 क्लाइंट हुए, तो इसका मतलब हमें 24 एंटिटीज़ को ऑडिट करना है, 24 एंटिटीज़ हमें ऑडिट करनी पड़ जाएंगी। तो क्या ये हमारे लिए फिजिबल है? हमारे लिए तो फिजिबल नहीं है कि डबल एंटिटीज़ को ऑडिट करूँ जाकर। दूसरी डिफ़िकल्टी क्या आई, सर्विस ऑर्गेनाइजेशन ये तो काम ही करता सबको सर्विस प्रोवाइड करने का। जिस तरह से इसने हमारे क्लाइंट को दिया है इसी तरह इसके 10 और कस्टमर्स होंगे जिसको ये अपनी सर्विस प्रोवाइड करता होगा। तो इन दैट केस क्या इस सर्विस ऑर्गेनाइजेशन के लिए पॉसिबल होगा कि वो बैठकर यहाँ पे सारे ऑडिटर्स को बुलाकर फिर वो ऑडिट करे, मतलब अपने सारे क्लाइंट्स के ऑडिटर को वो अपनी एंटिटी में बुलाए और उसके बाद में बैठाल के ऑडिट करवाए? क्या उसके लिए फिजिबल होगा? अगर उसके 1000 क्लाइंट्स हैं तो उसको सर्विस ऑर्गेनाइजेशन को 1000 ऑडिटर्स का ऑडिट करवाना है, अपना तो ऑडिट करवाना है, 1000 और ऑडिटर्स को ऑडिट करवाएगा। ये उसके लिए भी फिजिबल नहीं है, हमारे लिए भी फिजिबल नहीं है। सो इन दिस केस स्टैंडर्ड ने एक बीच का पॉइंट निकाला। स्टैंडर्ड ने बोला देखो देखो मत करो तुम दोनों लड़ाई, मैं बीच में कुछ करता हूँ। और स्टैंडर्ड ने क्या किया, स्टैंडर्ड ने बोला देखो सर्विस ऑर्गेनाइजेशन आपका इंटरनल कंट्रोल चेक करना है यूज़र ऑडिटर को। सर्विस ऑर्गेनाइजेशन ने कहा हाँ इंटरनल कंट्रोल चेक करना है, क्योंकि उसको ये पता करना है जो सर्विसेज आप दे रहे हैं वो इफ़िशिएंट है, अप्रोप्रिएट है इन द सर्कमस्टांसेस और नॉट। तो एक काम करिए सर्विस ऑर्गेनाइजेशन, आप अपने इंटरनल कंट्रोल के ऊपर एक ऑडिट करवा लीजिए और वो रिपोर्ट आप अपने पास रखिएगा। जब भी रिपोर्ट बनाते हूँ, ये रिपोर्ट रही, नहीं एक अलग कलर से बनाती हूँ, ये रही रिपोर्ट, ओके ये रही रिपोर्ट, नहीं अच्छी सी रिपोर्ट, यस दिस इज, तो ये रही रिपोर्ट, ये आप अपने इंटरनल कंट्रोल के ऊपर बनवा लीजिए और जब भी कोई आपका ऑडिट करने के लिए आए आप बस ये रिपोर्ट उठाकर पकड़ा देना, बोलना दिस इज़ एन एश्योरेंस रिपोर्ट। ये कौन सी, ये नॉर्मल ऑडिट रिपोर्ट नहीं है, दिस इज़ एन एश्योरेंस रिपोर्ट। एश्योरेंस रिपोर्ट किसके ऊपर, एश्योरेंस रिपोर्ट ऑन द इंटरनल कंट्रोल सिस्टम ऑफ द सर्विस ऑर्गेनाइजेशन, ओके ऑन द इंटरनल कंट्रोल सिस्टम ऑफ द सर्विस ऑर्गेनाइजेशन। इससे क्या हो गया, इन्होंने एक रिपोर्ट बनवा ली। अब जब भी यूज़र ऑडिटर को किसी भी क्लाइंट के यूज़र ऑडिटर को चाहिए होगी, मतलब इनके किसी भी यूज़र एंटिटी के यूज़र ऑडिटर को चाहिए होगा कि इंटरनल कंट्रोल एफिशिएंट है या नहीं, ये उठाकर ये रिपोर्ट पकड़ा देंगे और बोलेंगे देख लो खुद ही कि एफिशिएंट है या नहीं। ठीक है, तो इससे
यूज़र ऑडिटर को भी एक एश्योरेंस मिल गया कि चलो भाई हमने तो सफिशिएंट अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस मिल गए कि मतलब कि जो भी यहाँ पर ऑपरेशन चल रहे हैं वो इफ़िशिएंट है, इफेक्टिव है उसके रिगार्डिंग। एंड सर्विस ऑर्गेनाइजेशन भी बच गया ढेर सारे ऑडिटर से ऑडिट कराने के लिए, एंड उसके पास भी उसकी इंटरनल कंट्रोल की एश्योरेंस रिपोर्ट अवेलेबल है। सो ये हो गई हमारी जो स्टैंडर्ड ने सोल्यूशन प्रोवाइड किया। अब हमें वही पढ़ना है। ये पूरा स्टैंडर्ड का अगर आपको इतनी बात समझ में आ गई तो पूरा स्टैंडर्ड आपके हाथ में। अब हमें सिर्फ क्या करना है, अब हमें कीवर्ड्स को याद करना है। उसके अलावा इस स्टैंडर्ड के अंदर कुछ नहीं, बहुत छोटा सा प्यारा सा अच्छा सा स्टैंडर्ड है जो एक पर्टिकुलर सर्कमस्टांसेस को, इसी सिचुएशन को ये एड्रेस करता है। ओके, सो लेट्स प्रोसीड विद इट। सो एवरीवन कम टू पेज नंबर 2.40। पेज नंबर 2.40 यहाँ पर हमें मिलता है 402 का पूरा वो मटेरियल जो इंस्टीट्यूट ने प्रोवाइड किया। उसके बाद हम अपने हैंड रिटन नोट से पढ़ते हैं। ठीक है, सो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पर क्या लिखा है, डील्स विद द यूजर ऑडिटर्स रिस्पॉन्सिबिलिटी टू ऑब्टेन साई व्हेन अ यूजर एंटिटी यूजेस द सर्विस ऑफ वन और मोर सर्विस ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, एक या एक से ज़्यादा सर्विस ऑर्गेनाइजेशन का अगर हम सर्विस यूज़ करें तो हमें क्या चाहिए होगा, हमें सफिशिएंट एंड अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस चाहिए होगा। ठीक है, it expands on how the user auditor applies SA 315 and 330 in obtaining an understanding of the user entity, including internal control relevant to the audit, sufficient to identify and assess the risk of material misstatement and so on। तो ये सिर्फ एक इन्होंने ब्रीफ अंडरस्टैंडिंग दे दी। अब बोला व्हाट इज सर्विस ऑर्गेनाइजेशन। हमें पता सर्विस ऑर्गेनाइजेशन वो है जो सर्विस प्रोवाइड करता है। इन्होंने बोला हु इज सर्विस ऑडिटर। सर्विस ऑडिटर कौन है, जो हमें एश्योरेंस रिपोर्ट बताता है सर्विस ऑर्गेनाइजेशन के इंटरनल कंट्रोल के ऊपर। ओके, सो लेट्स स्टडी अ लिटिल। सर्विस ऑर्गेनाइजेशन एक थर्ड पार्टी ऑर्गेनाइजेशन है। सर्विस ऑर्गेनाइजेशन कौन है, थर्ड पार्टी ऑर्गेनाइजेशन है that provides service to the user entity as a part of those entities information system relevant to financial reporting process। okay, एक हमें सर्विस ऑर्गेनाइजेशन सर्विस प्रोवाइड करता है एंड दिस इज अ थर्ड पार्टी ऑर्गेनाइजेशन, अनडाउटली इट इज। देन सर्विस ऑडिटर इज एन ऑडिटर हु इज प्रोवाइडिंग अस द एश्योरेंस रिपोर्ट। जो हमें एश्योरेंस रिपोर्ट देता है वो होता है सर्विस ऑडिटर। एंड यूजर ऑडिटर कौन होता है, यूजर ऑडिटर यानी मैं, बाहुबली यानी मैं वैसे यूजर ऑडिटर यानी मैं मतलब मैं जो ऑडिटर है जिसे ऑडिट करना है। ओके, user entity is an entity that uses a service organization and whose financial statement are being audited। user entity मतलब मेरा क्लाइंट, यहाँ पर लिख लो छोटा छोटा। यूजर ऑडिटर यानी मैं, यूजर एंटिटी यानी मेरा क्लाइंट, सर्विस ऑर्गेनाइजेशन जो सर्विस प्रोवाइड कर रहा है हमें, सर्विस ऑडिटर मतलब जो हमें एश्योरेंस रिपोर्ट दे रहा है। ये चार एलिमेंट्स बिल्कुल क्लियर होने चाहिए आपके माइंड में। ओके, सो लेट्स प्रोसीड विद द फ्लो। यहाँ पर बस एक ब्रीफ इंट्रो दिया है, उसके बाद में दिस इज द क्वेश्चन। अ सर्विस ऑर्गेनाइजेशन सर्विसेज आर पार्ट ऑफ द यूजर एंटिटीज इंफॉर्मेशन सिस्टम। उसके लिए आपको क्या क्या पॉइंट कंसिडर करेंगे। इट्स अ लर्न टू क्वेश्चन। हाउ इट इज, इट्स अ लर्न टू क्वेश्चन। सो लेट्स प्रोसीड विद इट। अभी क्वेश्चन क्या है, द सर्विस ऑर्गेनाइजेशन सर्विसेज ओके पार्ट ऑफ द यूजर एंटिटीज इंफॉर्मेशन सिस्टम। कब सर्विस ऑर्गेनाइजेशन की सर्विसेज यूजर एंटिटी की इंफॉर्मेशन सिस्टम का पार्ट बनेंगी तभी तो हम चेक करेंगे। अगर पार्ट ही नहीं बनेंगी तो फिर हम क्यों चेक करेंगे। हम यानी मैं और आप सब। और मैंने क्या बताया था, मैं कौन, मैं हूँ यूजर ऑडिटर। ये रहा यूजर ऑडिटर, मैं हूँ यूजर ऑडिटर। तो मैं कब चेक करने वाली हूँ, मैं चेक करने वाली हूँ जब सर्विस ऑर्गेनाइजेशन की सर्विसेज हमारी यूजर एंटिटी की इंफॉर्मेशन सिस्टम का पार्ट बनेगा तभी हम चेक करेंगे। अदरवाइज हम क्यों चेक करने लगे बेवजह कुछ भी चीजें। सो पार्ट कब बनेगा, जब यूजर एंटिटी सर्विस ऑर्गेनाइजेशन को स्पेस देगा। ठीक है, जस्ट सपोज आपके एक भाई है और उसकी जिंदगी में 10 लड़कियां आती हैं। ठीक है, क्या वो 10 लड़कियां आपके लिए रेलेवेंट होंगी, बिल्कुल नहीं। वही एक लड़की जो आपकी भाभी बनेगी वही तो रेलेवेंट होगी। सो अगेन सेम इज हेयर कि जब आपका भाई
अब उस लड़की को अपनी ज़िंदगी में स्पेस दे लेगा तभी तो वो आपके लिए रेलेवेंट होगी। सिमिलरली यहाँ पर भी जो सर्विस ऑर्गेनाइजेशन की सर्विसेज हमारी यूज़र एंटिटी के लिए रेलेवेंट कब होंगी, जब यूज़र एंटिटी उसे क्या दे देगा, यूज़र एंटिटी उसे स्पेस देगा। यूज़र एंटिटी क्या देगा, यूज़र एंटिटी उसके लिए उसको स्पेस देगा, तभी सर्विस ऑर्गेनाइजेशन की सर्विसेज हमारे लिए रेलेवेंट होंगी। ओके, सो यहाँ पर मैं आपको एक्रोनिम लिखाती हूँ फाइनेंशियल रिपोर्टिंग प्रोसेस को। अब यहाँ पर कौन है हमारी भाभी, फाइनेंशियल रिपोर्टिंग प्रोसेस, ठीक है। सो फाइनेंशियल रिपोर्टिंग प्रोसेस को जब हम स्पेस देंगे, फाइनेंशियल रिपोर्टिंग प्रोसेस को जब हम स्पेस देंगे तो ही हमारे लिए रेलेवेंट होगा, तो ही हमारे यूज़र एंटिटी की इन्फॉर्मेशन का सिस्टम का पार्ट बनेगा, अदरवाइज नहीं बनेगा। तो फाइनेंशियल रिपोर्टिंग प्रोसेस क्या है, सबसे पहले तो ये रहा फाइनेंशियल रिपोर्टिंग प्रोसेस। दिस इज एन एक्रोनिम, याद रखना, ठीक है। एस फॉर सिग्निफिकेंट, सिग्निफिकेंट टू द यूजर एंटिटीज फाइनेंशियल स्टेटमेंट। वो क्लास ऑफ ट्रांजेक्शन, द क्लास ऑफ ट्रांजेक्शन इन द यूजर एंटिटीज ऑपरेशन दैट आर सिग्निफिकेंट टू द यूजर एंटिटीज फाइनेंशियल सिस्टम। वो ट्रांजेक्शन्स, वो क्लास ऑफ ट्रांजेक्शन तो जो यूजर एंटिटी के ऑपरेशन के लिए सिग्निफिकेंट, जो यूजर एंटिटी के ऑपरेशंस में यूजर एंटिटी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के लिए सिग्निफिकेंट है। हम हर ट्रांजेक्शन्स को चेक करते नहीं फिरेंगे, जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट को अफेक्ट कर रहे हैं उन्हीं स्टेटमेंट, उन्हीं क्लास ऑफ ट्रांजेक्शन्स को हमें चेक करना होगा इन डेप्थ, ठीक है। एज ए यूज़र ऑडिटर हम क्या चेक करेंगे, हम फाइनेंशियल जो भी यूज़र एंटिटी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के एलिमेंट है हम उनको चेक करेंगे, एंड वो भी जो हमारे लिए सिग्निफिकेंट है। अगर इनसिग्निफिकेंट है तो फिर हम क्या करेंगे, वो सर्विस ऑर्गेनाइजेशन के वहाँ जाकर फिर उसकी ऑडिट रिपोर्ट लेकर, एश्योरेंस रिपोर्ट लेकर, वो सब करके हम क्या करेंगे। तो इसलिए हमें क्या करना चाहिए, जो सिग्निफिकेंट ट्रांजेक्शन्स है हमें उसके लिए उसको ही हमें अपनी जो यूज़र एंटिटी की इन्फॉर्मेशन सिस्टम है उसका पार्ट बनाकर हमें उसकी एश्योरेंस रिपोर्ट ऑब्टेन करके उस एश्योरेंस रिपोर्ट को चेक करना होगा, एंड सफिशिएंट अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस ऑब्टेन करने पड़ेंगे। देन P for procedure, the procedure within both information system and the manual system, चाहे वो information technology हो या फिर manual system हो, जिससे entity के transaction initiate IRPC initiated recorded process corrected, IRPC initiated recorded process transaction process corrected transfer to the journal ledger, ठीक है। पहले आपने क्या किया, इनिशिएट किया, जर्नल एंट्री रिकॉर्ड की, उसको प्रोसेस किया, एंड अगर कोई करेक्शन नीडेड है वो किया, एंड उसको आपने जर्नल लेजर में ट्रांसफ़र किया और फाइनेंशियल स्टेटमेंट में रिपोर्ट किया, ठीक है। फाइनेंशियल स्टेटमेंट में जो रिपोर्ट हो गए वही तो हमारे लिए ज़रूरी हैं, जो फाइनेंशियल रिपोर्ट स्टेटमेंट में रिपोर्ट हो गए वही तो हमारे लिए ज़रूरी हैं। तो जो प्रोसीजर, चाहे वो इंफॉर्मेशन सिस्टम, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के लिए ऑटोमेटेड हो या मैनुअल हो, ठीक है, मतलब इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी पर बेस्ड हो या फिर मैनुअल हो, जो IRPC में IRPC जिस पर हमने कर लिया, मतलब इनिशिएटेड रिकॉर्डेड प्रोसेस एंड ट्रांजेक्शन प्रोसेस एंड करेक्टेड, एंड उसको हमने जर्नल लेजर में ट्रांसफर करके फाइनेंशियल स्टेटमेंट में रिपोर्ट कर दिया, वो प्रोसीजर हमारे लिए ज़रूरी है, ठीक है। देन ए फॉर अकाउंटिंग रिकॉर्ड, द रिलेटेड अकाउंटिंग रिकॉर्ड, चाहे वो इलेक्ट्रॉनिक में हो या मैनुअल सिस्टम में, मतलब ऑटोमेटेड हो या मैनुअल हो, सपोर्टिंग इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं स्पेसिफिक अकाउंट्स यूज़र एंटिटी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट को, उसके ऊपर भी हमने IR, यहाँ पर क्या है, इनिशिएटेड रिकॉर्डेड प्रोसेस एंड रिपोर्ट द यूज़र, यहाँ पे IRP है, ठीक है। IRP ऊपर करेक्टेड में था, जर्नल एंट्री के रेफरेंस में था, बट यहाँ सपोर्टिंग इन्फॉर्मेशन स्पेसिफिक अकाउंट्स के रेफरेंस में है, तो यहाँ पर करेक्शन की स्पेस इंस्टीट्यूट ने नहीं रखी, बस ऐसे करके आप इसको याद रखना, ठीक है। IRP एंड रिपोर्ट द यूज़र एंटिटीज ट्रांजेक्शन, और हमने उसको फाइनेंशियल स्टेटमेंट में रिपोर्ट किया, तो वो भी हमारे लिए रिलेवेंट होगा। देन सी फॉर कंट्रोल्स, कंट्रोल सराउंडिंग जर्नल एंट्री यूज टू प्रिपेयर सराउंडिंग जर्नल एंट्रीज, नॉन स्टैंडर्डाइज जर्नल एंट्री, जिससे हमने क्या, जो किस नेचर के हैं, नॉन रिकरिंग अनयूजुअल ट्रांजेक्शन या एडजस्टमेंट जो कुछ हमारे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के अंदर हुई है
वो कंट्रोल्स भी हमारे लिए ज़रूरी हैं, ठीक है। हम कंट्रोल्स ही तो मेन चेक करने वाले हैं, सारे हमें कंट्रोल्स ही तो चेक करने हैं। तो वो कंट्रोल जो नॉन रिकरिंग नेचर के हैं, अनयूजुअल ट्रांजिशन है, एडजस्टमेंट है, वो सारे एडजस्टमेंट हमारे लिए रेलेवेंट होने वाले हैं, तो हम उसको भी स्पेस देंगे। ओके, हम उसको भी स्पेस देंगे। ई फॉर इवेंट्स एंड कंडीशंस। E for events and conditions. How the user entities information system capture event and condition other than transactions that are significant to the फाइनेंशियल स्टेटमेंट। सिग्निफिकेंट जो थे उसको तो हमने एस में ऊपर ही कवर कर लिया। एस में कहाँ कवर कर लिया? एस में ये देखो यहाँ पर कवर कर लिया सिग्निफिकेंट। ओके, जो सिग्निफिकेंट थे वो तो हमने ऊपर ही कवर कर लिया। जो अनसिग्निफिकेंट, जो सिग्निफिकेंट नहीं है बट स्टिल हमें ये चेक करना है कि जो इवेंट एंड कंडीशन सिग्निफिकेंट नहीं है उसको कैसे हमारे एंटिटी का इंफॉर्मेशन सिस्टम एड्रेस करता है। तो ये भी हम चेक करने के लिए क्या करेंगे, हम उसको एश्योरेंस रिपोर्ट से हम सफिशिएंट अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस लेंगे। एंड ऑल दीज आर पार्ट ऑफ अवर इंफॉर्मेशन, आवर यूजर एंटिटीज इंफॉर्मेशन सिस्टम, ठीक है। यूजर एंटिटीज इंफॉर्मेशन सिस्टम, जिस तरह आप क्लाइंट यूज करते हो, बस क्लाइंट वर्ड को रिप्लेस कर दो अपने माइंड के अंदर यूजर एंटिटी से, ठीक है। यूजर एंटिटीज इंफॉर्मेशन सिस्टम, फाइनेंशियल स्टेटमेंट आएगा, यूजर एंटिटीज फाइनेंशियल स्टेटमेंट। आपको क्या करना होगा, जहाँ जहाँ भी आपके दिमाग में, मतलब नॉर्मल जर्नल नॉलेज, जर्नल लॉजिक है, बट जहाँ जहाँ भी आपको मन में आ रहा है कि क्लाइंट का हमें चेक करना होता है, तो क्लाइंट हटाकर उसको रिप्लेस कर दो यूजर एंटिटी से। हो गया, इस पूरे स्टैंडर्ड का आपका अच्छा सा आंसर तैयार हो जाएगा। तो यहाँ पर हमने क्या किया, हमने एफआर प्रोसेस को स्पेस दे लिया क्योंकि वो हमारे लिए अब रेलेवेंट है। एफआर प्रोसेस हमारे लिए रेलेवेंट है, इसलिए हमने उसको स्पेस दे लिया। तो एफआर प्रोसेस मतलब फाइनेंशियल रिपोर्टिंग प्रोसेस। स्पेस फॉर, एस फॉर सिग्निफिकेंट, पी फॉर प्रोसीजर, ए फॉर रिलेटेड अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स, ए फॉर अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स, सी फॉर कंट्रोल, ई फॉर इवेंट्स एंड कंडीशंस, इवेंट्स एंड कंडीशन अदर देन दोज आर सिग्निफिकेंट। कैसे एंटिटीज इवेंट एंड कंडीशन को एड्रेस करता है ये भी हमें देखकर चलना है। तो अगेन कम विथ मी, एफआर प्रोसेस, एफआर स्पेस, एफआर प्रोसेस को हमें स्पेस देना है, ठीक है, क्योंकि अब वो हमारे लिए रेलेवेंट है। अब वो लड़की भाभी बन चुकी है तो अब वो हमारे लिए रेलेवेंट है। तो एफआर प्रोसेस को हमें क्या करना है, हमें स्पेस देना है। ओके, हमें स्पेस देना है एफआर प्रोसेस को। सो फर्स्ट ऑफ ऑल एफआर प्रोसेस यूज्ड टू प्रिपेयर द यूजर एंटिटीज इंफॉर्मेशन सिस्टम including accounting estimates and disclosure. Space for, S for significant, P for procedure, A for accounting record, C for controls and E for events and condition. S for significant, P for procedure, A for accounting record, C for control, E for events and condition. कैसे events and condition को कैप्चर किया जाता है। So this is the completion of this particular question. ये एक ऐसा क्वेश्चन है जो अगर इंस्टीट्यूट पूछता है तो बस 2-3 ही क्वेश्चन है स्टैंडर्ड के अंदर, वही इंस्टीट्यूट घूम घूम के पूछता रहता है, ठीक है। और इसके अलावा इस स्टैंडर्ड पर अलग से कोई क्वेश्चंस नहीं बनते हैं। सो लेट्स, अगर याद हो जाता है तो ठीक है, अगर नहीं याद होता है ठीक है, तो फिर ग्रैब कर लो इसको, बस कैसे भी मगअप करके आप इसको कर लो। बट जिस तरह से मैंने आपको समझा, मुझे नहीं लगता कि मगअप करने की ज़रूरत है, ठीक है। जितना आप समझ के करोगे ना उतनी चीज़ें आपके लिए आसान होती जाएंगी। हमारा जो माइंड होता है ना, एक होता है लेफ़्ट माइंड, एक होता है राइट माइंड। जो लेफ़्ट माइंड होता है वो करता है क्रिटिकल थिंकिंग, मतलब क्रिटिकली चीज़ों को एनालाइज करता है, उसको समझता है। एंड जो राइट माइंड होता है वो क्या करता है, राइट माइंड हमारा चीज़ों को क्रिएटिविटी चाहिए होती है, उसे राइट माइंड को चाहिए होती क्रिएटिविटी। और अगर आप, जैसे मैंने यहाँ पर थोड़ी सी क्रिएटिविटी लगाई, एफआर प्रोसेस एंड स्पेस, एफआर प्रोसेस को स्पेस देना है और भैया भाभी का एग्जांपल दे दिया, तो उसमें क्या हुआ, आपका जो राइट माइंड होता है उसने उसको ग्रैब कर दिया। और राइट माइंड की जो रिटेंशन होती है वो बहुत लॉन्ग टर्म तक की होती है। तो मैंने आपके रिटेंशन यहाँ पर स्ट्रॉन्ग करने के लिए एक वहाँ पर एक्रोनिम छोटी सी शॉर्ट स्टोरी के साथ ऐड करके आपको समझा दिया। एंड बिलीव मी, अगर ये क्वेश्चन आप हमारे साथ एक बार हम सब मिलकर जब एक बार प्रैक्टिस सेशन में लिख लेंगे तो ये क्वेश्चन आपको मतलब जैसे हम बाकी चीज़ें याद कर रहे हैं, रिकॉल कर रहे हैं एंड उसके बाद में लिख रहे हैं,
ये आपकी लॉन्ग टर्म रिटेंशन को बढ़ा देगा। बट स्टिल मैं आपसे बार बार कह रही हूँ कि रिवीजन इज़ द की। रिवीजन जितने बार करोगे उतना कम है, ऑडिट में रिवीजन ही चलता है, ठीक है। राइटिंग प्रैक्टिस इसलिए रहती है कि हमें, अगर हम राइटिंग प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो एग्ज़ाम में हमारा हाथ नहीं चलेगा, ठीक है। बट अगर हम राइटिंग प्रैक्टिस करके चल रहे हैं तो एग्ज़ाम में ये तो हो जाएगा, कम से कम हम लिखने लायक तो हो ही जाएंगे। एंड रिवीजन इसलिए कि हमको बार बार चीज़ें रिकॉल होती रहें, ठीक है। राइटिंग प्रैक्टिस करने के बाद भी प्लीज़ आप रिवीजन मत छोड़ना। जितने मैं बहुत ही लिमिटेड क्वेश्चंस आपको लिखवाती हूँ, जो जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस होते हैं वो सारे क्वेश्चंस मैं आपको लिखवा देती हूँ। और बिलीव मी, मुझे उसमें बहुत मेहनत लगती है, क्योंकि मुझे उसमें पास्ट ईयर के भी क्वेश्चंस देखने होते हैं। जो भी इंस्टीट्यूट ने आरटीपी एमटीपीयू अपने पास्ट ईयर के आरटीपी एमटीपीज में कवर किए वो भी क्वेश्चंस। एंड अगर मुझे लगता है कि कोई प्रोबेबल क्वेश्चन ऐसा है जो आपके एग्ज़ाम में इंस्टीट्यूट अगर नया क्वेश्चन फॉर्म करेगा तो क्या क्वेश्चन बना सकता है, वो क्वेश्चन भी मैं आपके लिए प्रैक्टिस सेशंस में लिखवा देती हूँ। तो समझ लीजिए, जब मैं इतना एफर्ट्स लगा रही हूँ तो मैं भी तो एक्सपेक्ट करती हूँ कि एटलीस्ट आप भी अपने तरफ से थोड़ा सा एफर्ट लगा लो। एंड बिलीव मी, 2 महीने बाद ये सब चीज़ें ख़त्म होने वाली। 2 महीने बस अपने आप को और उसमें तपा लो। उसके बाद जो सोना निकलेगा ना, तब कर वो सोना बहुत आप सारी ज़िंदगी याद करोगे कि आप बन क्या गए हो, ठीक है। अभी इतना नहीं लगता है कि क्या है क्या नहीं है, कभी कभी डीमोटिवेशन भी आता है, बहुत ज़्यादा आता है। बट स्टिल अभी डीमोटिवेट नहीं होना, अभी तो खुद को मोटिवेट रखना है, क्योंकि खुद को मोटिवेट रखने से ही हम आगे बढ़ सकते हैं। डीमोटिवेशन हमें सिर्फ पीछे खींचता है और कुछ नहीं करता। ओके, सो ये छोटा सा मोटिवेशन था मेरी तरफ से आपके लिए। लेट्स प्रोसीड। और अगर हाँ लाइक करते जो, अगर कंटेंट आपको अच्छे लग रहा है, अदरवाइज आपकी मर्ज़ी। बट हाँ, आपके लाइक करने से मुझे लगता है कि हाँ जो मैं प्रोवाइड कर रही हूँ एटलीस्ट इट हेल्प्स यू। So the next point is objective of the auditor in accordance with 402. Come to page number 2.42. Come to page number 2.42. Objective of the user entity in accordance with SA 402. So what are the objective of the user auditor in accordance with SA 402? The objective of the auditor is to obtain and understand the nature and significance of the services provided by the service organization and उसका इफेक्ट क्या हो रहा है यूजर एंटिटी के इंटरनल कंट्रोल पे relevant to audit, and whether they are sufficient to identify and assess the ROMM, whether they are available sufficiently to identify and assess the ROMM। ये होता है ऑडिटर का ऑब्जेक्टिव। मतलब हमें यूज़र एंटिटी के इंटरनल कंट्रोल पे क्या फ़र्क आ रहा है उस सर्विस ऑर्गेनाइजेशन के सर्विस देने से, हमें उसका इम्पैक्ट एनालाइज करना होता है एंड टू डिज़ाइन एंड परफॉर्म फर्दर ऑडिट प्रोसीजर। और जो भी हमने आइडेंटिफाई किया, जो भी रिस्क हमने असेस किया, उसको रिस्पॉन्ड कर दो। दैट्स इट, दिस इज़ द ऑब्जेक्टिव ऑफ द ऑडिटर। नाउ इट्स टाइम फॉर टाइप 1 एंड टाइप 2 रिपोर्ट। बट इससे पहले मैं चाहती हूँ कि मैं आपको हैंड रिटन नोट्स पे ले जाऊँ। इतने अच्छे नोट्स बनाए हैं मैंने इसके कि आपको बस वो नोट्स के थ्रू ही जाना एंड यू आर डन विद दिस एंटायर एसे। जो कुछ इंस्टीट्यूट ने इंक्लूड किया वो तो मैंने इंक्लूड किया ही किया है, जो नहीं इंक्लूड किया वो भी मैंने इंक्लूड किया इन पर्टिकुलर नोट्स के अंदर। ओके, सो ये नोट्स बहुत मेहनत से बनते हैं, आपको बस पता नहीं है। अगर आप एक बार इंस्टीट्यूट का मॉड्यूल उठा कर बैठोगे ना, तब आपको पता चलेगा कितने एफर्ट्स लगाए मैंने इसमें। बट स्टिल आप लोग पास हो जाओ, अच्छे अच्छे रिजल्ट्स लेकर आओ, मेरा मोटिव कंप्लीट, सारे एफर्ट्स मेरे यूजफुल हो जाएंगे देन। सो SA 402 audit considerations relating to an entity using a service organization scope. ऐसे deals with the auditor's responsibility to obtain SAI when the user auditor uses the service of one or more service organization. ठीक है, then objective हमने पढ़ा था obtain understanding of the nature and significance of the service provided by the service organization and to design and perform FAP. ठीक है, हमें क्या करना है, ऑब्टेन करना है, अंडरस्टैंडिंग करना है नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ द सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय द सर्विस ऑर्गेनाइजेशन, उसका इफेक्ट प्लस सफिशिएंट है, मतलब जो भी हमें एविडेंस मिले हैं वो सफिशिएंट है टू आइडेंटिफाई एंड असेस रॉमम, एंड उन रॉमम को हमें रिस्पॉन्स करना है। ठीक है, जो भी हमने रिस्क आइडेंटिफाई किया हमें क्या करना है, हमें उसके रिस्पॉन्ड करना है। दैट्स इट। नाउ इट्स टर्न फॉर टाइप्स ऑफ रिपोर्ट एंड दे आर यूज बाय द यूजर ऑडिटर। कितने टाइप की रिपोर्ट होती हैं? 2 तरह की रिपोर्ट होती हैं, टाइप 1 रिपोर्ट, टाइप 2 रिपोर्ट। टाइप 1 रिपोर्ट क्या होती है,
it is the report on the description and design of the control by the service organization. सर्विस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो कंट्रोल लगे हैं उनका डिस्क्रिप्शन और डिज़ाइन क्या है, टाइप 1 रिपोर्ट ये बताती है. मतलब टाइप 1 रिपोर्ट हमें कंट्रोल्स का डिज़ाइन और डिस्क्रिप्शन बताती है. इट इज़ एन एश्योरेंस रिपोर्ट गिवन बाय द सर्विस ऑडिटर ऑन द डिस्क्रिप्शन एंड डिज़ाइन ऑफ द कंट्रोल ऑफ द सर्विस ऑर्गेनाइजेशन. टाइप 2 रिपोर्ट क्या होती है? टाइप 2 रिपोर्ट इज़ द रिपोर्ट जो हमें डिस्क्रिप्शन और डिज़ाइन तो देती ही देती है, डिस्क्रिप्शन और डिज़ाइन तो देती ही देती है, बट उसके साथ में ऑपरेटिंग इफेक्टिवनेस भी बताती है. मतलब जो हमारी टाइप 1 रिपोर्ट होती है वो होती है कि इंटरनल कंट्रोल का डिस्क्रिप्शन क्या है, डिज़ाइन क्या है, बट टाइप 2 रिपोर्ट कहती है यही जो इंटरनल कंट्रोल लगे हैं ये ऑपरेट कैसे तक कर रहे हैं, क्या वो ऑपरेटिंग कर रहे हैं इफेक्टिवली और नॉट. सो ये एडिशनल पॉइंट ही इसको टाइप 2 रिपोर्ट बनाता है. ओके, दिस एडिशनल पॉइंट दैट इज द ऑपरेटिंग इफेक्टिवनेस मेक्स द टाइप 2 रिपोर्ट अ डिफरेंट रिपोर्ट फ्रॉम टाइप 1. ऑपरेटिंग इफेक्टिवनेस का क्या मतलब होता है? ऑपरेटिंग इफेक्टिवनेस का मतलब होता है कि हमारे कंट्रोल प्रॉपर चल रहे हैं या नहीं चल रहे हैं, ऑपरेट हो रहे हैं इफेक्टिवली या नहीं हो रहे हैं. व्हेन यूजिंग T2 रिपोर्ट एज ऑडिट एविडेंस, तो आपको व्हेन यूजिंग टाइप 2 रिपोर्ट एज ऑडिट एविडेंस आपको क्या चेक करना होगा? आपको ऑपरेटिंग इफेक्टिवनेस ही चेक करना होगा. यही पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ डिस्टिंक्शन है बिटवीन टाइप 1 एंड टाइप 2 रिपोर्ट. Then you have to ensure that service auditor report provide sufficient and appropriate audit evidence about the effectiveness of the control to support auditors risk assessment. ठीक है, अगर आपके पास आपने ये नोट्स अगर बना लिए हों तो ठीक है, और अगर नहीं बनाए हैं तो मेरे साथ साथ बना कर चला करो. और मैंने जो पेन यूज़ किया ना आप भी वैसे ही यूज़ किया करो. एक बार अगर हाथ से लिखोगे ना, मैंने 2-3 4 पेज से ज़्यादा नोट्स किसी भी स्टैंडर्ड में नहीं बनाए हैं. ठीक है, अगर आप इसको हाथ से लिख लोगे तो आपको वो चीज़ें दिमाग में अच्छे से बैठ जाएंगी. इसलिए मैं हमेशा कहती हूँ कि आप इसे हाथ से लिख लो. और अगर सच में इतना टाइम नहीं है कि आप हाथ से लिख पाओ तो आप इसकी कलर्ड फ़ोटोकॉपी करवा लो. जो मैंने क्योंकि अलग अलग डिफरेंट कलर्स यूज़ किए उसमें, वो आपको बहुत हेल्प करेंगे लास्ट डे पर चीज़ों को रिकॉल करने में. ठीक है, कलर क्या जो होता नहीं मैजिक ऑफ कलर्स, वो मैजिक ऑफ कलर्स आपके एग्ज़ाम में आपके दिमाग पर आएगा. ओके, तो इंश्योर दैट द service auditors report provides SAI about the effectiveness of the control to support auditors risk assessment. हमें sufficient appropriate audit evidence मिल गए हैं about the effectiveness of control to support auditors risk assessment. ये हमें इंश्योर करना पड़ेगा as a user auditor. Then before using type 1 and type 2 report, you have to check whether service auditors professional competence, वेदर द सर्विस ऑडिटर इतना कॉम्पिटेंट है कि हम उसका वर्क यूज़ कर पाए. देखो यही चीज़ हमने आपको 610 और 620 में भी हम लोग ने मिलकर पढ़ी थी कि कॉम्पिटेंस ज़रूर चेक करना है. अगर वो कॉम्पिटेंट नहीं है तो हम उसका वर्क कैसे यूज़ कर सकते हैं? देन एडिक्वेसी ऑफ स्टैंडर्ड अंडर विच इट इज़ अश्योर्ड. जो स्टैंडर्ड्स के अंदर उस रिपोर्ट को इशू किया गया है वो स्टैंडर्ड एडिक्वेट है या नहीं, हमें ये भी चेक करना है. हमें 2 चीज़ें चेक करना है. हमें सर्विस ऑडिटर की कॉम्पिटेंस चेक करनी है एंड हमें स्टैंडर्ड चेक करना है अंडर विच द T1 एंड T2 रिपोर्ट इशूड. ओके, लेट्स मूव फॉरवर्ड. इफ़ द ऑडिटर अनेबल टू ऑब्टेन, अब भाई हमें साई मिला ही नहीं, मतलब रिगार्डिंग द सर्विस प्रोवाइडेड बाय द सर्विस ऑर्गेनाइजेशन हमें कोई सफिशिएंट अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस नहीं मिला है, तो क्या करेंगे हम? मॉडिफाई. एक ही आखिरी ऑप्शन बचता है, मॉडिफाई कर दो. हम मॉडिफाई कर देंगे. देन द सर्विस ऑडिटर अनमॉडिफाइड ओपिनियन. वेट, अगर हमें वी आर अनेबल टू ऑब्टेन साई, ठीक है, अगर हम ऐसे 706 के रेफरेंस में बोलें तो अगर हमें साई नहीं मिलता या हमें लगता है कि चीज़ें गलत जा रही हैं, ठीक है, तो हम उस केस में क्या करते हैं? हम उस केस में या तो क्वालिफाइड ओपिनियन देते हैं, और अगर हमें यही नहीं अगर हमें लगता है कि चीज़ें सच में गलत जा रही, अगर हमें लगता है चीज़ें गलत जा सकती हैं तो हम क्वालिफाइड ओपिनियन देंगे. और अगर हमें लगता है नहीं चीज़ें गलत ही हैं, ठीक है, और उसका जो इफ़ेक्ट है वो मटीरियल एंड परवेसिव है, उस केस में हम डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन देते हैं. तो ये जो
क्वालिफाइड डिस्क्लेमर और एडवर्स ओपिनियन होता है, ये तीनों मिलाकर होता है मॉडिफिकेशन। अगर आपको नहीं याद हो देन गो एंड रिवाइज 700 वंस आफ्टर द क्लास। ओके, आफ्टर द क्लास, अभी नहीं जाना, अभी बैठकर 402 ही पढ़ो एंड जब क्लास ओवर हो जाए देन गो एंड चेक दिस स्टैंडर्ड वंस। एंड मुझे पता है जो प्रैक्टिस सेशंस वाले हैं उनको तो बिल्कुल रट गया, क्योंकि हमने इसकी सारे ओपिनियंस की ड्राफ्टिंग भी देख ली थी। ड्राफ्टिंग देख क्या ली थी, हमने लिख लिख कर प्रैक्टिस किया था। ओके, सो सर्विस ऑडिटर, सर्विस ऑडिटर क्या कर, सर्विस ऑडिटर ने अगर अनमॉडिफाइड, भाई सर्विस ऑडिटर है, उसने ऑडिट किया, उसने हमको एश्योरेंस रिपोर्ट प्रोवाइड किया, तो अब हमें ये चेक करना है कि उसने अनमॉडिफाइड ओपिनियन दिया है या मॉडिफाइड ओपिनियन दिया है। अगर अनमॉडिफाइड ओपिनियन दिया है तो हम क्या करेंगे, यूज़र ऑडिटर शैल नॉट रेफर हिज वर्किंग इन द ऑडिटर्स रिपोर्ट। हम अपनी रिपोर्ट में उसका वर्क नहीं दिखाएंगे, हम ये नहीं दिखाएंगे कि उसने वर्क करके दिया है और कैसा किया है, उसने अनमॉडिफाइड ओपिनियन दिया, मतलब दैट ऑडिटर, सर्विस ऑडिटर वॉज एश्योर्ड अबाउट द इफेक्टिवनेस ऑफ द इंटरनल कंट्रोल ऑफ द सर्विस ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, जब आपको लगता है, मैं इस पर्टिकुलर स्टैंडर्ड को बहुत धीरे धीरे लेकर जा रही हूँ, पता है क्यों, सिर्फ एक वजह है, क्योंकि यहाँ पर हम डिफरेंट वर्ड यूज़ कर रहे हैं। हम यूज़ करें सर्विस ऑर्गेनाइजेशन, हम यूज़ करें यूज़र और एंटिटी, हम यूज़ करें यूज़र ऑडिटर एंड देन सर्विस ऑडिटर, तो इसमें आपको कन्फ्यूज़न ना हो, इसके लिए मैंने बहुत अपनी जो फ्लो है उसको थोड़ा सा स्लो किया हुआ है, फ्लो को किया है स्लो, जस्ट बिकॉज ऑफ दीज 4 एलिमेंट्स, क्योंकि ये एलिमेंट्स मैंने आपको शुरू में ही समझाए थे, बट स्टिल मैं बिल्कुल ये एज्यूम नहीं करती कि आप बस प्रो हो गया उसमें। मैं ये समझ रही हूँ कि आप धीरे धीरे उस चीज़ों को समझ रहे हैं, एंड एट द एंड ऑफ द क्लास आपको समझ में आ ही जाना चाहिए कि एक्चुअली में ये सारी चीज़ें क्या है एंड स्टैंडर्ड क्या कह रहा है। बेसिक अंडरस्टैंडिंग हम ले चुके हैं, अभी याद करने वाला पार्ट और कर लेंगे। वी आर डन विद दिस स्टैंडर्ड। देन मॉडिफाइड ओपिनियन, अगर सर्विस ऑडिटर मॉडिफाइड ओपिनियन देता है तो हम सर्विस ऑडिटर का वर्क हम अपनी रिपोर्ट में मेंशन करेंगे। हम लिखेंगे कि देखो हमने सर्विस ऑडिटर का वर्क हमने कंसिडर किया है, और हम ये भी लिखेंगे कि देखिए सर्विस ऑडिटर ने मॉडिफाइड ओपिनियन दिया है। बट उसके साथ साथ आपको ये याद रखना है, अल्टीमेटली रिस्पॉन्सिबल कौन, हम कौन, मैं और आप। एज ए सर्विस ऑडिटर हम ही हमेशा एज ए यूज़र ऑडिटर हम ही हमेशा अल्टीमेटली रिस्पॉन्सिबल रहेंगे। हम अपने रिपोर्ट की रिस्पॉन्सिबिलिटी किसी और पर नहीं डाल सकते। ओके, अल्टीमेटली रिस्पॉन्सिबल हम हमेशा ही रहेंगे। सो अगर अनमॉडिफाइड ओपिनियन है तो हम लोग रेफर नहीं करेंगे यूज़र और सर्विस ऑडिटर के वर्क को यूज़र ऑडिटर रेफर नहीं करेगा। बट अगर मॉडिफाइड ओपिनियन है तो फिर यूज़र ऑडिटर सर्विस ऑडिटर के वर्क को रेफर करेगा, बट अल्टीमेटली रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारी रहेगी फॉर फॉर्मिंग आवर ओपिनियन। सो दिस इज़ द कंप्लीशन ऑफ इंटायर 402। बट अभी मैंने क्या किया है, एक छोटा सा कॉन्सेप्ट जो SSO का आता है, सासो का आता है, वो सासो का एग्जाम्पल और डाल दिया। सासो का एग्जाम्पल क्या होता है, अरे सब सर्विस ऑर्गेनाइजेशन। अभी मैंने आपको बताया था कि एक हमारी एंटिटी है जो कि ये जिसका हमें ऑडिट करना, एक और एंटिटी है जो ऐसी मैंने आपको बना कर दी थी ऐसे से, ठीक है, जो हमारी सर्विस ऑर्गेनाइजेशन है। अब तीसरी एक और एंटिटी प्रकाश में आ गई है, वो एंटिटी कौन है, वो ये एंटिटी है, ठीक है। वो ऐसी दिखती है, ऐसी दिखती है, ऐसे नीचे से कैसे ऐसे दिख जाएगी, ऐसे दिखती है। ओके, सो ये है सब सर्विस ऑर्गेनाइजेशन। सब सर्विस ऑर्गेनाइजेशन SSO, सासो, ये है यूज़र एंटिटी, ये है SO और ये है सासो। सासो क्या है, ये जब यूज़र एंटिटी ने क्या किया, यूज़र एंटिटी ने अपना वर्क किसको दिया, सर्विस ऑर्गेनाइजेशन को। लेट मी यूज अनदर पेन, इट्स ऑल्सो नॉट विजिबल। यस, यूज़र एंटिटी ने अपना वर्क दिया सर्विस ऑर्गेनाइजेशन को, क्योंकि यूज़र एंटिटी को लगता था सर्विस ऑर्गेनाइजेशन अच्छे संभाल लेगी, लेकिन सर्विस ऑर्गेनाइजेशन के पास या तो बहुत ज़्यादा कैपेसिटी नहीं है, सर्विस ऑर्गेनाइजेशन इतने बड़े लेवल पर ऑपरेट नहीं कर रही कि वो 10,000 क्लाइंट्स का डेटा संभाल सके, या फिर सर्विस ऑर्गेनाइजेशन को लगता है कि हमसे भी अच्छा काम कोई और कर सकता है, और वो है सासो से काम अच्छा होने वाला है। तो उस केस में सर्विस ऑर्गेनाइजेशन
अगेन आउटसोर्सिंग कर रहा है, किसको कर रहा है, SSO को, सब सर्विस ऑर्गेनाइजेशन को। किसको कर रहा है, सब सर्विस ऑर्गेनाइजेशन को वो अगेन वर्क रेफर कर रहा है, एलोकेट कर रहा है। ओके, सो अभी क्या होता था, यूज़र ऑडिटर आया, उसने क्या किया, सब सर्विस ऑर्गेनाइजेशन से रिपोर्ट मांगी, एश्योरेंस रिपोर्ट, चेकिंग वेकिंग किया, अपना ऑडिट एविडेंस बनाया और यूज़र एंटिटी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट के ऊपर अपनी रिपोर्टिंग कर दी। बट अभी तो हमें क्या करना पड़ेगा, अब ये एक और जो नई एंटिटी आई है उस एंटिटी का भी हमें इंटरनल कंट्रोल चेक करना पड़ेगा। ठीक है, मतलब एक और बवाल सर पे आ गया। तो अभी हमने एंटिटी 1 का चेक किया था, अब हमें एंटिटी 2 का भी चेक करना पड़ेगा। तो अब क्या बोला स्टैंडर्ड ने, अब स्टैंडर्ड ने बोला भाई कि अब यही करते रहोगे, अभी 10 और एंटिटी ऐड हो जाए तो क्या आप वही चेन ऑफ लिंकेज 10 और 12 और 16 एंटिटीज़ का आप क्या चेकिंग ही करते फिरोगे? मत करो ऐसा। एक काम करो, सर्विस ऑर्गेनाइजेशन को बोलो कि आपने जिसको अपना वर्क एलोकेट किया है, जितने भी सब सर्विस ऑर्गेनाइजेशन और हैंगे, सबकी रिपोर्ट आप अपने पास ही रख लो। ठीक है, आप अपने पास ही सबकी रिपोर्ट रख लो। इन दैट केस हम क्या करेंगे, हम आकर एज ए यूज़र एंटिटी के ऑडिटर हम आकर यहीं से सर्विस ऑर्गेनाइजेशन के पास से चेक कर लेंगे कि क्या जो SSO है उसका इंटरनल कंट्रोल प्रॉपर है या नहीं। सो दिस इज़ द कॉन्सेप्ट। बट इसके लिए मैंने आपको बहुत अच्छा सा प्यारा सा सुंदर सा चार्ट बना कर दिया है, एंड इस चार्ट से हम अच्छे से समझने वाले, बहुत अच्छे से समझने वाले। ये रही हमारी यूज़र एंटिटी। ये कौन है, ये है हमारी यूज़र एंटिटी। ठीक है, इसने क्या किया, इसने सर्विस ऑर्गेनाइजेशन को, वेट, ये रही हमारी यूज़र एंटिटी। इसने क्या किया, इसने सर्विस ऑर्गेनाइजेशन को वर्क आउटसोर्स किया। हमारे यूज़र एंटिटी का एक ये ऑडिटर है, इसने क्या किया, इसने सर्विस ऑर्गेनाइजेशन के ऑडिटर से क्या लिया, एश्योरेंस रिपोर्ट। इसने क्या लिया, एश्योरेंस रिपोर्ट। और सर्विस ऑडिटर कब एश्योरेंस रिपोर्ट देता है, जब वो ये जो सर्विस ऑर्गेनाइजेशन है इसके ऊपर सारे कंट्रोल चेक कर लेगा। उसके बाद ये एक रिपोर्टिंग करेगा, किसको करेगा, यूज़र ऑडिट, ये एक रिपोर्ट करेगा, एक एश्योरेंस रिपोर्ट बना देगा, और वो एश्योरेंस रिपोर्ट यूज़ कौन करेगा, यूज़र एंटिटी का ऑडिटर। ओके, अब ये उस एश्योरेंस रिपोर्ट को बनाने के लिए फॉलो करेगा 3402। अच्छे से हम पढ़ चुके हैं। टाइप 1 रिपोर्ट और टाइप 2 दो तरह की रिपोर्ट बनती हैं, ये उसमें से कोई भी रिपोर्ट बना देगा। अगर ये टाइप 1 रिपोर्ट बनाता है, इसको कहते हैं हाफ TOC। TOC मतलब टेस्ट ऑफ कंट्रोल, मतलब हाफ टेस्ट ऑफ कंट्रोल, सिर्फ डिज़ाइन और डिस्क्रिप्शन बता रहा है। और अगर टाइप 2 रिपोर्ट बनाता है, इसको कहते हैं फुल TOC, मतलब कि फुल टेस्ट ऑफ कंट्रोल। यहाँ पे ये क्या बताता है, ये बताता है ऑपरेटिंग इफेक्टिवनेस भी। ये क्या बताता है, ये ऑपरेटिंग इफेक्टिवनेस भी बताता है। ठीक है, मतलब ये फुल है टेस्ट ऑफ कंट्रोल। अब इसके अलावा कोई और टेस्ट कंट्रोल नहीं लगने, इसलिए मैंने यहाँ पर लिखा है अगर आपके पास हाफ TOC मतलब टाइप 1 रिपोर्ट है, तो आपको सर्विस ऑर्गेनाइजेशन की ऑपरेटिंग इफेक्टिवनेस खुद ही चेक करना पड़ेगा। सर्विस ऑर्गेनाइजेशन की ऑपरेटिंग इफेक्टिवनेस खुद ही चेक करना पड़ेगा, क्योंकि ऑपरेटिंग इफेक्टिवनेस तो कवर होती है टाइप 2 रिपोर्ट के अंदर। बट अगर आपको टाइप 2 रिपोर्ट मिल रही है, देन इट इज़ कंप्लीट रिपोर्ट, इट इज़ फुल टेस्ट ऑफ कंट्रोल। आपको नीड नहीं है विजिट करने की, आपको वहाँ जाकर बैठकर ऑडिट करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। बट अगर टाइप 1 रिपोर्ट है तो आपको ऑपरेटिंग इफेक्टिवनेस खुद ही चेक करनी पड़ेगी। सो दिस इज़ द एक्चुअली द डिफरेंस बिटवीन दीज टू रिपोर्ट, कि ऑपरेटिंग इफेक्टिवनेस का ही डिफरेंस होता है। उसके बाद मैंने आपको यहाँ पर मैंने आपको यहाँ पर बताया कि जो सर्विस ऑर्गेनाइजेशन का, ये जो सर्विस ऑर्गेनाइजेशन थी, इसने क्या किया है, इसने सर्विस ऑर्गेनाइजेशन ने वर्क आउटसोर्स कर दिया। किसको कर दिया, सब सर्विस ऑर्गेनाइजेशन को। किसको कर दिया, सब सर्विस ऑर्गेनाइजेशन को। तो अब जो सर्विस ऑडिटर हमको रिपोर्ट इशू करेगा, वो दो तरह की रिपोर्ट होती हैं। एक होती है सर्विस ऑर्गेनाइजेशन बोलेगा कि मैं अपना सारा जो भी सर्विस ऑर्गेनाइजेशन का डेटा है, मैं उसको भी अपनी रिपोर्ट में कंसिडर कर लूँगा। और अगर वो कंसिडर करेगा कंट्रोल्स एट SSO, सब सर्विस ऑर्गेनाइजेशन का कंट्रोल अगर कंसिडर करता है, तो उसको बोलते हैं इंक्लूसिव मेथड।
ठीक है, उसको क्या बोलते हैं, इंक्लूसिव मेथड। मतलब कि जितने भी सब सर्विस ऑर्गेनाइजेशन के कंट्रोल्स हैं वो हमारे रिपोर्ट में इंक्लूड हैं। जितने भी सब सर्विस ऑर्गेनाइजेशन के कंट्रोल हैं वो सर्विस ऑडिटर की रिपोर्ट में इंक्लूड हैं। जितने भी सब सर्विस ऑर्गेनाइजेशन के कंट्रोल हैं वो सर्विस ऑडिटर की रिपोर्ट में इंक्लूड हैं, इसलिए इसको बोलते हैं इंक्लूसिव मेथड। इसको कार्व इन मेथड भी बोलते हैं, कार्व इन। और दूसरा पॉइंट होता है, अगर आपने कंसिडर जितने भी सब सर्विस ऑर्गेनाइजेशन के कंट्रोल हैं वो आपने सर्विस एज ए सर्विस ऑडिटर आपने अपनी रिपोर्ट में कंसिडर नहीं किए। अगर आपने कंसिडर नहीं किए मतलब उन कंट्रोल्स को आपने अपनी रिपोर्ट से बाहर कर दिया, एक्सक्लूड कर दिया, तो इसको बोलते हैं एक्सक्लूसिव मेथड। क्या बोलते हैं, एक्सक्लूसिव मेथड, कि आपने कंट्रोल्स को एक्सक्लूड कर दिया। और इसका दूसरा नाम है कार्व आउट मेथड। क्या बोलते हैं, कार्व आउट मेथड। मतलब आप कंट्रोल कंसिडर कर ही नहीं रहे हो, आप कंट्रोल कंसिडर कर ही नहीं रहे हो। इन दैट केस इन दो मेथड से ही सर्विस ऑडिटर क्या करता है, सर्विस ऑर्गेनाइजेशन की रिपोर्टिंग करता है। या तो कंट्रोल कंसिडर करेगा या तो नहीं करेगा। अगर कंसिडर करता है मतलब इंक्लूसिव मेथड यूज़ कर रहा है, और अगर नहीं करता है देन एक्सक्लूसिव मेथड यूज़ कर रहा है। अगर वो इंक्लूसिव मेथड यूज़ कर रहा है इसका मतलब कि आपको जब कंट्रोल की इफेक्टिवनेस का पता चल रहा है तो आप क्या करोगे, सासों का ऑडिट करके। सासों का मत करो ऑडिट। और अगर आपको नहीं पता चल रहा है कि आपको एक्चुअली में सासों का कैसे इंटरनल कंट्रोल है, देन यू मे विजिट टू सासो, ओके, फॉर द पर्पज ऑफ गेटिंग द एश्योरेंस ऑफ सासो बाय एसओ। सासो का एश्योरेंस आपको चाहिए होगा सर्विस ऑर्गेनाइजेशन से। सासो का एश्योरेंस, सासो का कैसे एश्योरेंस हो सकता है ना। अगली सास का पता नहीं आएगी भी कि नहीं, कौन सी सास आखिरी है वो तो हमको पता नहीं, उसका एश्योरेंस कैसे हो सकता है, ठीक है। बट स्टिल वी आर टॉकिंग अबाउट सब सर्विस ऑर्गेनाइजेशन का एश्योरेंस ओवर हेयर, ओके। सो दिस इज द कंप्लीशन ऑफ इंटायर 402 बाय माई हैंड रिटन नोट्स। अब हम चलते हैं वापस से मॉड्यूल में एंड थोड़े से क्वेश्चन लर्न करते हैं एंड वी आर डन विद दिस पर्टिकुलर। सो यहाँ पर हमने टाइप 1 रिपोर्ट अपने हैंड रिटन नोट्स में कंसिडर कर लिया पूरी तरह से। एंड यहाँ पर भी देखो वही लिखा है कि ये डिस्क्रिप्शन एंड ये डिस्क्रिप्शन एंड डिज़ाइन पर चलता है। किस पर चलता है, डिस्क्रिप्शन एंड डिज़ाइन पर चलता है। किस पर चलता है, डिस्क्रिप्शन एंड डिज़ाइन के ऊपर। देन टाइप 2 रिपोर्ट, टाइप 2 रिपोर्ट किस पर चलता है, टाइप 2 रिपोर्ट चलता है डिस्क्रिप्शन एंड उसके बाद में डिज़ाइन एंड देन इफेक्टिवनेस ऑफ कंट्रोल। तीन चीज़ें, ठीक है, डिस्क्रिप्शन, डिज़ाइन एंड इफेक्टिवनेस ऑफ कंट्रोल। टाइप 2 रिपोर्ट पर इंस्टीट्यूट ने क्वेश्चन बनाया है, टाइप 1 रिपोर्ट पर इतना कोई क्वेश्चन नहीं बनाया है। टाइप 2 रिपोर्ट ही अपन याद भी कर लेते हैं क्योंकि टाइप 2 रिपोर्ट में एडिशनल क्या है, एडिशनल है ऑपरेटिंग इफेक्टिवनेस। एडिशनल क्या है, एडिशनल है ऑपरेटिंग इफेक्टिवनेस। बाकी सारा कुछ टाइप 1 रिपोर्ट के अकॉर्डिंगली बिल्कुल सेम है। सो मार्क इट लड्डू क्वेश्चन एंड हम इसको क्या कर लेंगे, हम इसको याद कर लेंगे। टाइप 2 रिपोर्ट जब याद करेंगे टाइप 1 रिपोर्ट ऑटोमेटिकली उसमें कवर हो जाएगा। और इसमें जो एडिशनल पॉइंट कवर हो जाएगा वो ये रहे अपनी ऑपरेटिंग इफेक्टिवनेस, ओके। सो टाइप 2 रिपोर्ट क्या है, अ डिस्क्रिप्शन प्रिपेयर्ड बाय मैनेजमेंट ऑफ द सर्विस ऑर्गेनाइजेशन सिस्टम कंट्रोल ऑब्जेक्टिव एंड रिलेटेड कंट्रोल। कंट्रोल पर बात हो रही है, देयर डिजाइन एंड इम्प्लीमेंटेशन एट ए स्पेसिफाइड डेट थ्रूआउट ए स्पेसिफाइड पीरियड एंड इन सम केस, अगर यहाँ तक बोले तो ये हो गई हमारी टाइप 1 रिपोर्ट। एंड इन सम केसेस थ्रू ऑपरेटिंग इफेक्टिवनेस थ्रू आउट अ स्पेसिफिक पीरियड। तो जब ऑपरेटिंग इफेक्टिवनेस हमने इंक्लूड कर दिया तो क्या हो गई, वो हो गई टाइप 2 रिपोर्ट। वो कौन सी रिपोर्ट हो गई, टाइप 2 रिपोर्ट, ठीक है। कौन सी रिपोर्ट हो गई, टाइप 2 रिपोर्ट। बस आपको इतना ही ध्यान रखना है। देन टाइप 2 रिपोर्ट आगे क्या लिखा है, रिपोर्ट बाय द सर्विस ऑडिटर विद द ऑब्जेक्टिव ऑफ कन्वेइंग रीजनेबल एश्योरेंस दैट इंडिकेट, क्या इंडिकेट करता है, सर्विस ऑडिटर्स ओपिनियन ऑन द डिस्क्रिप्शन ऑफ द सर्विस ऑर्गेनाइजेशन सिस्टम कंट्रोल ऑब्जेक्टिव एंड रिलेटेड कंट्रोल, suitability of the design of the control to achieve the specified control objective and the operating effectiveness of the control, ठीक है। इस लैंग्वेज को याद कर लेना, इस लैंग्वेज को याद कर लेना, क्योंकि अगर एग्जाम में आता है और आपने एग्जैक्टली सेम लैंग्वेज लिख दी उसके पास कोई रीज़न नहीं होगा कि आपके मार्क्स काट सके। सो
इस लैंग्वेज को याद कर लेना। देन अ डिस्क्रिप्शन ऑफ द सर्विस ऑडिटर्स, टेस्ट ऑफ द कंट्रोल एंड द रिजल्ट देयर ऑफ, टेस्ट ऑफ कंट्रोल एंड द रिजल्ट देयर ऑफ, description of the service auditors, test of control and the result thereof. This is complete T2 report, टाइप 2 रिपोर्ट। ओके, मैंने आपको सारे कीवर्ड मार्क करा दिए हैं, बट आपको क्या करना है, आपको इसकी लैंग्वेज याद करना है। एंड इट इज़ नथिंग डिफरेंट देन द टाइप 1 रिपोर्ट। अगर आप इसमें ऑपरेटिंग इफेक्टिवनेस वाला पार्ट हटा दो तो टाइप 1 रिपोर्ट हो गई, अगर ऑपरेटिंग इफेक्टिवनेस इंक्लूड है देन ये टाइप 2 रिपोर्ट हो गई। देन लेट्स मूव टू अनदर क्वेश्चन। Yes, this is a very good question, I think, and this may come in your examination too. So mark it, Laddu. Okay, just see the rhymings. आज राइमिंग्स कितना है, इससे पहले मैंने बोला था कि मैंने अपना फ्लो रखा है स्लो, वो भी राइमिंग बन गया अगेन। यहाँ पर मैंने आपको बोला एज इट मे कम इन योर एग्जामिनेशन, सो मार्क इट लड्डू, मे कम इन एग्जाम। एंड उसके बाद में हम क्या करते हैं, वी नीड टू ऑब्टेन अंडरस्टैंडिंग ऑफ द सर्विसेज। फॉर दैट व्हाट वी नीड टू अंडरस्टैंड, हमें अंडरस्टैंडिंग लेनी होगी व्हाट आर द सर्विसेज दैट आर प्रोवाइडेड, द सर्विसेज दोज आर प्रोवाइडेड बाय द सर्विस ऑर्गेनाइजेशन। तो हमें क्या लेनी होगी, हमें अंडरस्टैंडिंग लेनी होगी। अभी क्या क्वेश्चन बन सकता है, दिस इज द क्वेश्चन, व्हेन ऑब्टेनिंग अंडरस्टैंडिंग ऑफ द यूजर एंटिटी इन अकॉर्डेंस विद 315 ऐसे 315, यूजर एंटिटी शैल ऑब्टेन अंडरस्टैंडिंग ऑफ हाउ अ यूजर एंटिटी यूजेस द सर्विस ऑफ अ सर्विस ऑर्गेनाइजेशन इन द यूजर एंटिटीज ऑपरेशंस। ओके, या तो ये आपका पूरा क्वेश्चन बनाएगा इतना, या तो फिर बोलेगा हाउ यूजर एंटिटी शैल ऑब्टेन अंडरस्टैंडिंग ऑफ ये, how a user entity uses the service of a service organization, how user entity uses the service of a service organization। तो यहाँ पर 4 पॉइंट्स है। फर्स्ट ऑफ ऑल वी नीड टू कंसिडर द नेचर ऑफ सर्विस, किस तरह की सर्विसेज सर्विस ऑर्गेनाइजेशन प्रोवाइड कर रहा है, एंड व्हाट आर द सिग्निफिकेंस ऑफ दो सर्विसेज टू द यूजर एंटिटी इंक्लूडिंग द इफेक्ट ऑन द यूजर एंटिटीज इंटरनल कंट्रोल। किस तरह की सर्विस, व्हाट इज द नेचर ऑफ सर्विसेज, क्या नेचर है उन सर्विसेज का जो सर्विस ऑर्गेनाइजेशन प्रोवाइड कर रहा है, एंड प्लस उसका सिग्निफिकेंस क्या है। सिग्निफिकेंस देखने के बाद हम बोलेंगे इफेक्ट क्या है, ठीक है। एंड यहाँ तक इसको मार्क कर लो, हम बस इतना ही याद करने वाले। नेचर ऑफ द सर्विस प्रोवाइडेड बाय द सर्विस ऑर्गेनाइजेशन, उसका सिग्निफिकेंस, उसके बाद में उसका इफेक्ट क्या है, ठीक है। नेचर ऑफ सर्विसेज देन सिग्निफिकेंस एंड उसका इफेक्ट क्या है यूजर एंटिटी के इंटरनल कंट्रोल के ऊपर। यूजर एंटिटी मतलब हमारे क्लाइंट, ठीक है। नेचर ऑफ द सर्विस प्रोवाइडेड बाय द सर्विस ऑर्गेनाइजेशन, सिग्निफिकेंस क्या है एंड उसका इफेक्ट क्या है। दिस इज पॉइंट नंबर 1। देन द पॉइंट नंबर 2, नेचर एंड मटीरियलिटी ऑफ द ट्रांजेक्शन PAF, प्रोसेस, अकाउंट्स और फाइनेंशियल रिपोर्टिंग प्रोसेस अफेक्टेड बाय द सर्विस ऑर्गेनाइजेशन। जस्ट मार्क इट ओवर हियर, इतना ही हम याद करने वाले। नेचर एंड मटीरियलिटी ऑफ द ट्रांजेक्शन, क्या नेचर है और क्या मटीरियलिटी है, ठीक है। मटीरियलिटी वही ऐसे 320 में जो हमने पढ़ा था, जिससे यूज़र के डिसीजन चेंज हो सकें, तो उस लेवल को कहते हैं मटीरियलिटी लेवल। तो जो भी ट्रांजेक्शन प्रोसेस्ड हो रहे हैं, अकाउंट्स हो रहे हैं, फाइनेंशियल रिपोर्टिंग हो रही है उसकी, तो उसकी उन ट्रांजेक्शन्स का नेचर क्या है एंड उन ट्रांजेक्शन्स की मटीरियलिटी क्या है, ठीक है। नेचर का ट्रांजैक्शन क्या है, उन ट्रांजैक्शंस की मटीरियलिटी क्या है, हमें उसकी प्रोसेसिंग, अकाउंटिंग और फाइनेंशियल रिपोर्टिंग प्रोसेस चेक करके चलनी होगी, ठीक है। प्रोसेस, अकाउंट्स एंड फाइनेंशियल रिपोर्टिंग प्रोसेस अफेक्टेड बाय द सर्विस ऑर्गेनाइजेशन, वी नीड टू चेक द नेचर एंड मटीरियलिटी ऑफ दोज ट्रांजैक्शंस। ये हो गया पॉइंट नंबर 2। देन पॉइंट नंबर 3, डिग्री ऑफ इंट्रैक्शन। व्हाट इज द डिग्री ऑफ इंट्रैक्शन बिटवीन द एक्टिविटीज ऑफ द सर्विस ऑर्गेनाइजेशन एंड दोज ऑफ द यूजर एंटिटी। उन दोनों सर्विस ऑर्गेनाइजेशन एंड यूजर एंटिटी के बीच में व्हाट इज द डिग्री ऑफ इंटरेक्शन, क्या डिग्री ऑफ इंटरेक्शन। अब डिग्री ऑफ इंटरेक्शन का क्या मतलब होता है, इट रेफर्स टू द एक्सटेंट टू विच अ यूजर एंटिटी इज एबल टू और इलेक्ट्स टू इम्प्लीमेंट इफेक्टिव कंट्रोल ओवर द प्रोसेसिंग परफॉर्म बाय द सर्विस ऑर्गेनाइजेशन। ओके, सो दिस इज द डिग्री ऑफ इंटरेक्शन, कितना इफेक्टिव वो अपने कंट्रोल इम्प्लीमेंट कर सकती है, यूज़र एंटिटी कितनी केपेबल है और इलेक्ट टू इम्प्लीमेंट इफेक्टिव कंट्रोल, कितनी केपेबल है इफेक्टिव कंट्रोल लगाने के लिए सर्विस ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर। दिस इज व्हाट, दिस इज डिग्री ऑफ इंट्रैक्शन बिटवीन द एक्टिविटीज ऑफ द सर्विस ऑर्गेनाइजेशन एंड दोज ऑफ द यूजर एंटिटी। मार्क इट टिल हियर एंड वी आर डन विद द 3 पॉइंट। फर्स्ट पॉइंट क्या था, नेचर ऑफ द सर्विसेज प्रोवाइडेड, उसका सिग्निफिकेंस एंड उसका इम्पैक्ट क्या था। इम्पैक्ट क्या,
इफेक्ट होता सेम है, बट आई वॉन्ट यू टू लर्न ओनली द ICI वर्ड, ठीक है। ICI के वर्ड याद करो, वो ज़्यादा बेटर है। नेचर ऑफ द सर्विसेज, सिग्निफिकेंस ऑफ दो सर्विसेज एंड द इफेक्ट। नेचर ऑफ द सर्विसेज, सिग्निफिकेंस ऑफ दो सर्विसेज एंड द इफेक्ट ऑन द यूजर एंटिटीज इंटरनल कंट्रोल। दूसरा पॉइंट है नेचर एंड मटीरियलिटी ऑफ द ट्रांजेक्शन PAF, प्रोसेस अकाउंट फॉर एंड रिपोर्टेड। ओके, प्रोसेस अकाउंट्स एंड फाइनेंशियल रिपोर्टिंग प्रोसेस affected by the service organization. Then तीसरा point था degree of interaction between the activities of the service organization and user entities and those of the user entity. Fourth point क्या था? nature of relationship between the user entity and the service organization. कितना प्यार है दोनों में, देखो degree of interaction भी आ रहा है, nature of relationship सब कुछ आ रहा है, including the relevant contractual term. बट ये प्यार बड़ा प्रोफेशनल वाला प्यार है, क्योंकि यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट बना हुआ है, कॉन्ट्रैक्चुअल टर्म फॉर द एक्टिविटीज अंडरटेकन बाय द सर्विस ऑर्गेनाइजेशन, फॉर द कॉन्ट्रैक्चुअल टर्म, रेलिवेंट कॉन्ट्रैक्चुअल टर्म्स फॉर द एक्टिविटीज अंडरटेकन बाय द सर्विस ऑर्गेनाइजेशन। तो अगेन रिकॉल दीज 4 पॉइंट्स विथ मी। फर्स्ट ऑफ ऑल, क्या नेचर ऑफ सर्विसेज हैं, उसका सिग्निफिकेंस क्या है एंड इफेक्ट क्या है ऑन द यूजर एंटिटीज इंटरनल कंट्रोल, ठीक है। फर्स्ट, नेचर ऑफ सर्विसेज क्या है, उसका सिग्निफिकेंस क्या है एंड उसका इफेक्ट क्या है। दूसरी बात क्या है कि नेचर ऑफ मटीरियल, जो ट्रांजेक्शन्स हैं उनका नेचर एंड उनकी मटीरियलिटी क्या है, हमें उसको FAP करना है, FAP करना है, FAP नहीं PAF लिखाया था मैंने, ठीक है। प्रोसेस अकाउंट्स एंड फाइनेंशियल रिपोर्टिंग प्रोसेस अफेक्टेड बाय द सर्विस ऑर्गेनाइजेशन, नेचर मटीरियलिटी ऑफ द ट्रांजेक्शन, प्रोसेस अकाउंट्स एंड फाइनेंशियल रिपोर्टिंग प्रोसेस अफेक्टेड बाय द सर्विस ऑर्गेनाइजेशन। एंड उसके बाद मैंने बोला था डिग्री ऑफ इंटरेक्शन कितना है, कितना वो कंट्रोल जो यूज़र सर्विस ऑर्गेनाइजेशन का यूज़र एंटिटी अपने एंड पे मेंटेन कर सकता है, कितना वो इन्फ्लुएंस कर सकता है। देन फोर्थ पॉइंट क्या था, नेचर ऑफ रिलेशनशिप, कितना कैसा रिलेशनशिप है उन दोनों के बीच में, बट ये कैसा है, ये है कॉन्ट्रैक्चुअल रिलेशनशिप, कॉन्ट्रैक्चुअल टर्म्स पर बेस्ड रिलेशनशिप है। तो इतना ज़्यादा आपको खुश होने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। ये दो एंटिटीज़ के बीच में कि कैसा रिलेशनशिप है, अच्छा वाला है या नहीं। सो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर कॉन्ट्रैक्चुअल रिलेशनशिप है, ओनली द कॉन्ट्रैक्चुअल रिलेशनशिप, सिर्फ बिजनेस की बातें करते हैं ये लोग। देन अगेन हेयर इट्स अ लड्डू क्वेश्चन, मार्क इट ओवर है। मैंने इसलिए इसको लड्डू बोला बिकॉज यहाँ पर ये 4 बुलेट पॉइंट्स इंस्टीट्यूट ने दिए हुए हैं एंड इस तरह के इंस्टीट्यूट क्वेश्चन बहुत जल्दी फॉर्म करता है, क्योंकि जब वो लोग पेज पलटते हैं ना तो ये तीर उनको सीधे दिखता है, ये लगा है ना यहाँ पर ये एरो इनको ना सीधा दिखता है बड़ा बड़ा, तो यहाँ से 4 पॉइंट्स उठाने के इनके ज़्यादा चांसेस होते हैं। चलो भाई, if the user auditor is unable to obtain sufficient understanding from the user entity, the user auditor shall obtain understanding from one or more of the following procedure. अगर यूज़र ऑडिटर को सफिशिएंट अंडरस्टैंडिंग नहीं मिली है फ्रॉम द यूज़र एंटिटी, देखो जब यूज़र एंटिटी सर्विस ऑर्गेनाइजेशन से कुछ काम देती है और उनसे सर्विसेज लेती है, तो कुछ ना कुछ तो चेक करती होगी ना कि आपके कंट्रोल सही है नहीं है। मतलब एक आप एग्जाम्पल समझो, अगर आपने एक इंसान को भेजा है, बोला कि चलो ठीक है आपको वो ट्रेन पकड़नी है, ठीक है, तो उस ट्रेन के तक के जाने के लिए पहले वो इंसान चेक तो करेगा कि वो ट्रेन है हमको सही सलामत पहुंचाएगी भी या नहीं, कि रास्ते में बस क्रैश होने वाली है। तो एटलीस्ट इतनी तो अंडरस्टैंडिंग लेते ही है ना। तो जब यूज़र और जो यूज़र एंटिटी होती है जब उनसे अपना काम करवा रही होती तो कुछ ना कुछ तो अंडरस्टैंडिंग लेती है कि आपका इंटरनल कंट्रोल सिस्टम से रिलेवेंट एंड अदर थिंग, ठीक है। जो अंडरस्टैंडिंग लेती है उस पर्टिकुलर अंडरस्टैंडिंग को बोलते हैं कॉम्प्लीमेंट्री यूज़र एंटिटी कंट्रोल। कॉम्प्लीमेंट्री यूज़र एंटिटी कंट्रोल क्या बोलते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री यूज़र एंटिटी कंट्रोल, मतलब जो कंट्रोल की अंडरस्टैंडिंग यूज़र एंटिटी पहले लेती है। पहले कब, पहले जब वो कॉन्ट्रैक्ट में एंटर कर रही होती है सर्विस ऑर्गेनाइजेशन के साथ में, तो जो कॉन्ट्रैक्ट की अंडरस्टैंडिंग लेती है उसको बोलते हैं कॉम्प्लीमेंट्री यूज़र एंटिटी कंट्रोल, ठीक है। मतलब यूज़र एंटिटी इतनी कॉशियस तो है ही है कि उसे थोड़ा पता है कि हाँ क्या क्या हमें अंडरस्टैंडिंग लेनी है। तो चलो, तो यहाँ पर वही उन्हीं कॉम्प्लीमेंट्री कंट्रोल्स की बात हो रही है
इफ़ द यूज़र ऑडिटर इज़ अनेबल टू ऑब्टेन सफिशिएंट अंडरस्टैंडिंग, अगर यूज़र एंटिटी से हमको वो कॉम्प्लीमेंट्री कंट्रोल की सफिशिएंट अंडरस्टैंडिंग नहीं मिली है, तो यूज़र ऑडिटर क्या करेगा, अंडरस्टैंडिंग हम फॉलोइंग प्रोसीजर से लेंगे। कैसे लेंगे, ऑब्टेनिंग T1 T2 रिपोर्ट, हम T1 T2 रिपोर्ट लेंगे, टाइप 1 टाइप 2 रिपोर्ट लेंगे। टाइप 1 रिपोर्ट में डिज़ाइन डिस्क्रिप्शन होगा, टाइप 2 रिपोर्ट में ऑपरेटिंग इफेक्टिवनेस भी होगा। तो टाइप 2 रिपोर्ट ज़्यादा रिलायबल होती है क्योंकि उसमें ऑपरेटिंग इफेक्टिवनेस भी होता है, तो ये फुल TOC होती है कि फुल TOC इज़ मोर रिलायबल देन द हाफ TOC। TOC मतलब टेस्ट ऑफ कंट्रोल, ओके। देन कॉन्ट्रैक्टिंग द सर्विस ऑर्गेनाइजेशन थ्रू द यूज़र एंटिटी टू ऑब्टेन स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन, हमें यूज़र ऑर्गेनाइज स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन कलेक्ट करने के लिए यूज़र ऑर्गेनाइजेशन से हमें क्या करना है, कॉन्ट्रैक्टिंग द सर्विस ऑर्गेनाइजेशन थ्रू द यूज़र एंटिटी टू ऑब्टेन स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन, उस स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन को ऑब्टेन करने के लिए हमें सर्विस ऑर्गेनाइजेशन से कॉन्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। देन विजिटिंग द प्लेस, हम जाकर खुद वहाँ बैठकर ऑडिट करके आएँ, ठीक है, हम जाकर खुद रेलेवेंट कंट्रोल वहाँ पर चेक करें कि जो हमारा सर्विस ऑर्गेनाइजेशन है उसके वहाँ उसकी एंटिटी में क्या प्रॉपर कंट्रोल्स इम्प्लीमेंट हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं। दिस इज़ अबाउट द थर्ड पॉइंट कि विजिट करो आप उस प्लेस पर जाकर, उस सर्विस ऑर्गेनाइजेशन के प्लेस पर जाकर खुद विजिट करो एंड आप वहाँ पे ये प्रोसीजर परफॉर्म करो। देन गॉट दीज टू पॉइंट कि ऑपरेटिंग इफेक्टिवनेस प्रॉपर है नहीं है, डिज़ाइन डिस्क्रिप्शन कैसा है, वो सब चीज़ें। इन केस अगर आपको ये स्टेप्स हैं, ओके, दीज आर स्टेप्स, क्योंकि स्टेप नंबर 1 है T1 T2 रिपोर्ट ले लो, अगर वो भी नहीं होता तो फिर आप सर्विस ऑर्गेनाइजेशन से स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन मांगो, वो भी नहीं होता तब आप जाओगे, ठीक है, तब विजिट करोगे। देन अगर वो भी नहीं होता तो किसी और ऑडिटर से बोलो, यूजिंग अनदर ऑडिटर टू परफॉर्म प्रोसीजर दैट विल प्रोवाइड द नेसेसरी इन्फॉर्मेशन, किसी और ऑडिटर से बोलो कि वहाँ जाकर ऑडिट करें, उनके रेलेवेंट कंट्रोल हमको बता दे, ठीक है। सो दिस इज द लास्ट पॉइंट, यूजिंग अनदर ऑडिटर टू परफॉर्म प्रोसीजर्स ABCD। ए मतलब ABCD स्टेप नंबर 1, T1 T2 रिपोर्ट ले लो, नहीं मिल रही है, कॉन्ट्रैक्ट करो थ्रू आउट द एंटिटी टू ऑब्टेन स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन, नहीं हो रहा है देन विजिट करो प्लेस पर, अगर नहीं हो रहा किसी और ऑडिटर से बोलो कि उसको सफिशिएंट अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस प्रोवाइड करवाए, ओके। सो दिस इज द कंप्लीशन ऑफ दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। देन लेट्स मूव फॉरवर्ड। यहाँ पर वही बोल रहा है कि आपको क्या करना है, अगर आपको उसकी रिपोर्ट लेनी है, रिपोर्ट यूज़ करनी है, तो आपको 2 चीज़ें चेक करनी होगी, प्रोफेशनल कॉम्पिटेंस ऑफ द सर्विस ऑडिटर एंड द स्टैंडर्ड्स अंडर विच द रिपोर्ट वर इशूड। देन दिस इज द क्वेश्चन, अगर आप T1 T2 रिपोर्ट यूज़ करने का सोच रहे हो एज ऑडिट एविडेंस टू सपोर्ट द यूज़र ऑडिटर्स अंडरस्टैंडिंग अबाउट द डिज़ाइन एंड इम्प्लीमेंटेशन ऑफ कंट्रोल, तो आपको क्या करना चाहिए, इवेल्युएट करो वेदर द डिस्क्रिप्शन डिज़ाइन ऑफ द कंट्रोल date or the for the at the date or for the period is appropriate for the auditor purpose, हमारे पर्पस के लिए, हमारे लिए वो रिपोर्ट अप्रोप्रिएट है। देन सफिशिएंसी एंड अप्रोप्रिएटनेस, इसके बिना तो कुछ काम ही नहीं है। सफिशिएंसी एंड अप्रोप्रिएटनेस ऑफ द एविडेंस प्रोड्यूस्ड बाय द रिपोर्ट फॉर द अंडरस्टैंडिंग ऑफ द यूजर एंटिटी इंटरनल कंट्रोल, हमें अपने क्लाइंट की इंटरनल कंट्रोल की सफिशिएंट एंड अप्रोप्रिएटनेस चेक करने के लिए क्या वो रिपोर्ट हमें सफिशिएंट अप्रोप्रिएटनेस प्रोवाइड कर रही है या नहीं प्रोवाइड कर रही। अगर नहीं प्रोवाइड करी तो क्यों रिपोर्ट फॉलो करोगे, क्यों रिपोर्ट चेक करोगे। अगर प्रोवाइड कर रही है देन वी विल बी एबल टू प्रोड्यूस, वी विल बी एबल टू यूज दैट रिपोर्ट एज एन ऑडिट एविडेंस फॉर अस। वेदर कॉम्प्लीमेंट्री यूजर एंटिटी कंट्रोल, देखा ये वही वाला है जो मैंने आपको बताया था अभी थोड़ी देर पहले। कॉम्प्लीमेंट्री यूजर एंटिटी कंट्रोल मतलब वो कंट्रोल जो यूजर एंटिटी ने अपने एंड से लगाए हुए हैं सर्विस ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर, ओके। वो कंट्रोल जो यूजर ऑर्गेनाइजेशन ने सर्विस ऑर्गेनाइजेशन को कॉन्ट्रैक्ट करने से पहले अपने कॉन्ट्रैक्चुअल टर्म्स में इंक्लूड किए हैं, या पहले देखें कि आप हमें अप्रोप्रिएट सर्विसेज प्रोवाइड कर पाएंगे या नहीं उस रेफरेंस में। तो कॉम्प्लीमेंट्री information identified by the service organization relevant to the user entity, if so obtain understanding of whether the user entity is designed and implements such control in an appropriate manner, ये भी हमें चेक करना है। then responded to the assessed risk of material misstatement, हमें क्या करना होगा, हमें रोमम को असेस करना होगा,
डिटर्मिन वेदर, ये एक नॉर्मल पॉइंट है बट स्टिल देख कर चलते हैं। सफिशिएंट अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस कंसर्निंग द फाइनेंशियल स्टेटमेंट असर्शन इज अवेलेबल, इफ नॉट तो क्या करना है, फैप टू ऑब्टेन साई। ओके, फर्स्ट पॉइंट क्या था कि आपको क्या लेना है, आपको लेना है सफिशिएंट अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस, अगर नहीं मिले देन फैप लगाओ सफिशिएंट अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस को ऑब्टेन करने के लिए। सो यहाँ पर हमने क्या पढ़ा था, हमने पढ़ा था कि अगर आप T1 T2 रिपोर्ट यूज़ करने का सोच रहे हो तो 3 चीज़ें दिमाग में रखो। पहली चीज़ क्या कि डिस्क्रिप्शन डिज़ाइन इज अप्रोप्रिएट फॉर द यूज़र ऑडिटर, देन सफिशिएंसी एंड अप्रोप्रिएटनेस प्रोवाइड कर रहा है वो रिपोर्ट या नहीं, देन कॉम्प्लीमेंट्री यूज़र एंटिटी कंट्रोल। कॉम्प्लीमेंट्री यूज़र एंटिटी कंट्रोल मतलब वो कंट्रोल जो यूज़र एंटिटी ने सर्विस ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर लगाए हुए हैं, वो कंट्रोल भी आपको चेक करके चलने हैं टू obtain अंडरस्टैंडिंग ऑफ वेदर द यूजर एंटिटी हैज डिजाइन एंड इम्प्लीमेंट सच कंट्रोल और नॉट। देन लेट्स मूव फॉरवर्ड 2.46 पेज नंबर। अगर आपको टेस्ट ऑफ कंट्रोल चेक करने हैं तो आपको 3 प्रोसीजर्स लगाने पड़ेंगे। सबसे पहले तो टाइप 2 रिपोर्ट ले लो, क्योंकि टाइप 2 रिपोर्ट फुल TOC होती है, फुल टेस्ट ऑफ कंट्रोल की बात करती है, ऑपरेटिंग इफेक्टिवनेस भी बताती है, इसलिए हम टेस्ट ऑफ कंट्रोल के लिए टाइप 2 रिपोर्ट लेंगे। अप्रोप्रिएट टेस्ट ऑफ कंट्रोल को चेक करेंगे एट द सर्विस ऑर्गेनाइजेशन, एंड अगर नहीं हो पा रहा है देन द टेस्ट ऑफ कंट्रोल हम अनदर ऑडिटर से बोलेंगे कि ऑन बिहाफ ऑफ द यूज़र ऑडिटर आप काम करके दे दो हमको, सो दैट आई मे एबल टू गेट एन information about the service organization's internal control to report on the user entity's internal control. देन अनदर पॉइंट हमें यहाँ पर ये देखना होगा वेदर द T2 रिपोर्ट, देखो ये इंपॉर्टेंट इतने पॉइंट्स नहीं हैं बट हाँ अगर ये स्टेप्स है तो इट में आस्क इन द एग्जामिनेशन, इसलिए मैंने आपको बता दिया कि पहले क्या करेंगे, T2 रिपोर्ट ऑब्टेन करेंगे, उसके बाद में उसकी इफेक्टिवनेस अप्रोप्रिएटनेस चेक करेंगे, अप्रोप्रिएट है वो TOC और नॉट, देन अगर नहीं होता है देन अनदर ऑडिटर को बोलेंगे कि आप हमें चेक करके दो, ऑन बिहाफ ऑफ मी आप चेक करके दे दो वेदर इट इज़ अप्रोप्रिएट और नॉट। ठीक है, सो ये हो गया टेस्ट ऑफ कंट्रोल। देन द टाइप 2 रिपोर्ट एज एन ऑडिट एविडेंस हम कैसे यूज़ करेंगे, अगर देखो इंस्टीट्यूट नया क्वेश्चन बनाएगा और ऑडिट का टफ पेपर बनाएगा तो मुझे लगता है ये क्वेश्चन नया फॉर्म कर सकता है, क्योंकि अभी तक ये क्वेश्चन इंस्टीट्यूट ने नहीं पूछा है, बस कुछ क्वेश्चन थे जो घुमा कर बार बार पूछते थे, ये क्वेश्चन नहीं पूछा। और अगर वो इस पर्टिकुलर स्टैंडर्ड से बनाने बैठता है और उसको लगता है कि नहीं हम इससे एक टफ क्वेश्चन बनाएंगे, तो इस क्वेश्चन के अलावा कोई और क्वेश्चन नहीं है इस स्टैंडर्ड के अंदर जो वो टफ बना सकता है। ठीक है, सो हम इस पूरे क्वेश्चन को अच्छे से याद कर लेते हैं, कब क्या आ जाए, इतना सब कुछ याद किया एक चीज़ छोड़ कर जाओ और वही चीज़ आ गई तो उससे इतना हार्ड लक वी कांट अफोर्ड। ओके, सो लेट्स लर्न दिस टू। Evaluating whether the DDO design, description and operating effectiveness of the control at the service organization is at the date or for the period that is appropriate for the user auditor purpose। अरे ये तो अभी हमने पढ़ा था, हाँ ये वही है जो अभी हमने जस्ट पिछले पेज पर पढ़ा था। ठीक है, जो जस्ट पिछले पेज पर इवेल्युएशन वाला पॉइंट याद किया था ये वही है, सेम पॉइंट। whether complementary user entity control identified by the user organization relevant to the user entity, if so obtain understanding whether the user entity design implements such control, ये भी हमने पढ़ा था, बिल्कुल ये भी हमने पढ़ा था। देखो वो जो हमने पढ़ा था वो था हमारे T1 रिपोर्ट के लिए, बट ये पॉइंट हमारा क्या है, ये है हमारे T2 रिपोर्ट्स के लिए, ये 4 पॉइंट्स हैं। तो इसमें एडिशनल क्या होगा, एडिशनल से वो ऑपरेटिंग इफेक्टिवनेस होगा, नथिंग एल्स। ओके, एंड देन वी नीड टू evaluate the adequacy of the time period covered by the TOC and time elapsed since the performance of TOC. Okay, so हमें adequacy of the time period covered by the TOC भी cover करना है, and then we need to evaluate whether the controls are relevant to the assertions in the audit in the user entity's financial statement and provide sufficient and appropriate audit evidence to support the user auditor's risk assessment. ठीक है, user auditors का risk assessment हमें चेक करने के लिए हमें ये देखना होगा क्या कंट्रोल हमारी असर्शंस को सेटिस्फाई करते भी हैं या नहीं। सो अगेन मैंने इसमें आपको सारे
इम्पॉर्टेंट वो जितने भी इम्पॉर्टेंट एंड कीवर्ड थे वो सारे मैंने आपको मार्क करा दिए। सबसे पहले तो डिज़ाइन डिस्क्रिप्शन और ऑपरेटिंग इफेक्टिवनेस देखना है, देन कॉम्प्लीमेंट्री यूज़र एंटिटी कंट्रोल चेक करना है, फिर हमें क्या करना है, हमें टाइम पीरियड कवर्ड पर टीओसी चेक करना है, एंड उसके बाद हमें चेक करना है कि टीओसी हमारे असर्शंस को सेटिस्फाई करती भी है या नहीं। अगर करती है तो उसके लिए हमें साइड ऑब्टेन करना होगा। तो दिस इज़ द कंप्लीशन ऑफ दिस पॉइंट कि T2 रिपोर्ट हम अगर एज एन ऑडिट एविडेंस यूज़ कर रहे हैं तो क्या हम उसके लिए क्या प्रोसीजर्स अडॉप्ट करें टू चेक वेदर इट इज़ ऑपरेटिंग इफेक्टिवली। सो लेट्स मूव फॉरवर्ड टू द लास्ट पॉइंट ऑफ दिस चैप्टर, रिपोर्टिंग बाय द यूज़र ऑडिटर। अरे भाई ये वही सेम पॉइंट, अगर अनमॉडिफाइड ओपिनियन है तो डोंट रेफर द वर्क। ओके, अगर unmodified opinion है shall not reflect the work of service organization in the user auditors report. Okay, अगर modification है तो shall indicate that such reference does not indicate the work, and ये भी लिखो कि ultimate responsibility मेरी the user auditors responsibility कोई diminish नहीं करने वाला, such reference does not diminish the user auditors responsibility for that opinion. So this is the completion of entire 402. अब 450 हम नेक्स्ट स्टैंडर्ड कवर करेंगे, बहुत छोटा सा, इनफैक्ट सबसे छोटा स्टैंडर्ड है। जल्दी से हम बस कुछ मिनट्स में उसको कवर करते हैं अपने हैंड रिटन नोट से, क्योंकि इंस्टीट्यूट ने तो उस पर मटेरियल प्रोवाइड नहीं किया है। सो लेट्स गो टू आवर हैंड रिटन। ऐसे 450 इवेल्युएशन ऑफ मिस स्टेटमेंट आइडेंटिफाइड ड्यूरिंग द ऑडिट। हमें जो मिस स्टेटमेंट्स मिले हैं हम उसको इवेल्युएट कैसे करें। ठीक है, आइडेंटिफिकेशंस किया हमने मिस स्टेटमेंट का, तो जो भी मिस स्टेटमेंट मिले हमें उसे कैसे इवेलुएट करना पड़ेगा। तो मिस स्टेटमेंट होते क्या हैं? मिस स्टेटमेंट मीन्स डिफरेंस बिटवीन द एक्चुअल एसीपीडी एंड द रिक्वायर्ड एसीपीडी। एसीपीडी मतलब अकाउंट बैलेंस, क्लास ऑफ ट्रांजेक्शन, प्रेजेंटेशन एंड डिस्क्लोजर। तो जो भी हमने एक्चुअल एसीपीडी रिपोर्ट किए हैं, एक्चुअल अकाउंट बैलेंस, क्लास ऑफ ट्रांजेक्शन, प्रेजेंटेशन एंड डिस्क्लोजर रिपोर्ट किए हैं, एंड व्हाट इज रिक्वायर्ड एसीपीडी एज पर एफआरएफ। क्या एसीपीडी रिक्वायर्ड है, क्या अकाउंट बैलेंस, क्लास ऑफ ट्रांजेक्शन, प्रेजेंटेशन एंड डिस्क्लोजर्स एज पर एप्लीकेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क रिक्वायर्ड है, उसके बीच का डिफरेंस होता है, उसको हम बोलते हैं मिस स्टेटमेंट। ठीक है, ये तो हो गई हमारी स्टैंडर्ड की लैंग्वेज। बट अब मैं आपको बताती हूँ लेमैन लैंग्वेज में हमें क्या रिपोर्ट करना चाहिए था एज पर एफआरएफ। वो हमने रिपोर्ट नहीं किया, हमने कुछ और रिपोर्ट कर दिया। तो जो हमें स्टेटमेंट रिपोर्ट करना चाहिए था हमने वो स्टेटमेंट अगर मिस कर दिया, कुछ और मिस रिपोर्टिंग कर दिया, तो हम उसको क्या बोलेंगे? हम उसको बोलेंगे मिस स्टेटमेंट। ओके, सो लेट्स मूव टू अनदर पॉइंट, सोर्सेस ऑफ मिस स्टेटमेंट। मिस स्टेटमेंट आते कहाँ से? IDO। मिस स्टेटमेंट का आइडिया जो आता है ना वो आता है IGO। कितने IDO लाओगे आप लोग? कितने IDO हैं आपके पास मिस स्टेटमेंट के? हम ये किससे बोल रहे हैं? मैनेजमेंट से। चेक करते करते मैं थक गई हूँ। कितने IDO हैं आपके पास मिस स्टेटमेंट के? मिस स्टेटमेंट के सोर्सेस क्या हैं? आइडिया। इनके पास बहुत आइडिया आते हैं, तो मैं उनसे बोल रही हूँ कितने IDO हैं। आइडिया का प्लूरल पता नहीं किस रेफरेंस में प्लूरल, लेकिन आइडिया का प्लूरल क्या होगा? IDO। बहुत सारे आइडिया। ठीक है, so IDO, I for incorrect estimation, inaccuracy in data processing, incorrect estimation, inaccuracy in data processing. D for difference between management and auditor's judgment and disclosures not given as per AFRF. ठीक है, I for incorrect estimation, inaccuracy in data processing, incorrect estimation, inaccuracy in data processing. Then D for difference between management and auditor's judgment and disclosures not given as per AFRF. Disclosures not given as per AFRF. O for omission, omission of information required to be disclosed and omission of financial statement, accounts or again come with me. IDO, incorrect estimation, inaccuracy in data processing. IDO, incorrect estimation, inaccuracy in data processing. D for difference between management and auditor judgment, disclosures not given as per AFRF. O for omission of information required to be disclosed and financial statement, accounts or item. Omission of financial statement of accounts of item. Omission of information that is required to be disclosed and omission of financial statements, accounts or items. ये हो गया हमारे sources of misstatement. IDO, incorrect estimation, inaccuracy in data processing,
D for disclosure, difference between management and auditor judgment, disclosure not given as per AFRF, then omission दो चीज़ों का, in omission of information required to be disclosed and omission of financial statement, accounts or items. Then let's move forward. Auditor shall determine whether the overall strategy or plan needs to be revised. अगर identified misstatement when aggregate with other misstatement could be material and the accumulated misstatement reach the materiality level. जो हमने मिस स्टेटमेंट आइडेंटिफाई किया, अगर हम उसको एज एन एक्यूमुलेटेड लेते हैं, मतलब कि सारे छोटे छोटे मिस स्टेटमेंट को अगर हम एज ए बंडल लेते हैं, एक्यूमुलेट करते हैं, टोटल करते हैं, तो वो मटेरियल है हमारे लिए, वो हम उसे छोड़ नहीं सकते, ठीक है, क्योंकि वो इतनी इंपॉर्टेंट है कि अगर हमने उसको छोड़ दे तो हमारे फाइनेंशियल रिपोर्टिंग गलत हो जाएगी, हमारे फाइनेंशियल स्टेटमेंट गलत इन्फॉर्मेशन डिपिक्ट करना स्टार्ट कर देंगे, एंड जो हमारे पास पहले से एक्यूमुलेटेड मिस स्टेटमेंट है वो मटीरियलिटी लेवल तक पहुंच गई, ठीक है, वो इतनी ज़्यादा हो गई है कि अगर हमने उसको चेंज नहीं किया देन इट बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम द परस्पेक्टिव ऑफ द यूज़र वेदर द ओवरऑल ऑडिट स्ट्रैटेजी और प्लान नीड टू रिवाइज। अगर हमारी मिस स्टेटमेंट ज़्यादा हो गई है कि वो मटीरियलिटी लेवल तक पहुंच गई, या फिर आइडेंटिफाइड मिस स्टेटमेंट्स ज़्यादा आइडेंटिफाई हो गई हैं, जितनी भी मिस स्टेटमेंट्स थी वो ज़्यादा आइडेंटिफाई की हैं, इन दैट केस ओवरऑल स्ट्रैटेजी और प्लान हम रिवाइज करेंगे। देन व्हाट आर द स्टेप्स फॉर इवेल्युएशन ऑफ मिस स्टेटमेंट्स। ये बहुत अच्छा चार्ट मैंने बनाया है, बहुत मेहनत से बनाया है, आपको खुद पता चलेगा मैंने कितनी मेहनत लगाई इस चार्ट पर। इस चार्ट में पूरा स्टैंडर्ड कवर हो जाता है, ठीक है, बाकी अभी तक तो हम लोग बिल्कुल जनरल एकदम छोटी छोटी अंडरस्टैंडिंग ले रहे थे, बट दिस इज़ द होल स्टैंडर्ड। स्टेप्स फॉर इवेल्युएशन ऑफ मिस स्टेटमेंट, हम कैसे मिस स्टेटमेंट इवेल्युएट करते हैं। कम्युनिकेट टू मैनेजमेंट एंड रिक्वेस्ट देम टू करेक्ट। अगर हमें कोई स्टेटमेंट मिस स्टेटमेंट मिला है तो हम क्या करेंगे, मैनेजमेंट को कम्युनिकेट करेंगे एंड उनसे बोलेंगे करेक्ट करिए, जो भी मिस स्टेटमेंट है उसको करेक्ट करिए। अगर मैनेजमेंट अग्री हो जाता है, मैनेजमेंट कहता है ठीक है हम करेक्ट करते हैं, तो हम उसको चेक करेंगे वेदर इट इज़ करेक्टेड और नॉट, वेदर मैनेजमेंट के करने के बाद क्या मैनेजमेंट ने वाकई में सही कर लिया है या नहीं किया। अगर कर लिया है सही देन इट्स फाइन, अगर नहीं किया है तो हम उस पर अदर प्रोसीजर्स परफॉर्म करेंगे। बट अगर मैनेजमेंट कह रहा है जो करना है करते, वो क्या बोलते हैं, जो करना है करते रहो, हम तो कुछ भी चेक करना, हम तो कुछ नहीं करने वाले, हम कोई रिक्वेस्ट को एंटरटेन नहीं करेंगे, हम डिसअग्री करते, वी आर नॉट entertaining your request and we are disagree with the correction, then हम क्या करेंगे, we need to understand the reason for not making correction। क्यों नहीं करोगे ये भी तो हमको बता दो। also determine materiality determine करेंगे, क्योंकि मटीरियल अगर ट्रांजेक्शन हुआ तो वो उसके लिए हमें क्या करना होगा, उसके लिए we need to, if material, अगर मटीरियल है we need to communicate uncorrected misstatement, उसके इफ़ेक्ट के साथ साथ कि क्या है अनकरेक्टेड मिस स्टेटमेंट एंड उन अनकरेक्टेड मिस स्टेटमेंट्स का इफ़ेक्ट क्या होने वाला है। अनकरेक्टेड मिस स्टेटमेंट्स क्या है, उसका इफ़ेक्ट क्या होने वाला है, ये दोनों चीज़ें हम TCWG और मैनेजमेंट को रिपोर्ट करेंगे। किसको रिपोर्ट करेंगे, TCWG और मैनेजमेंट को रिपोर्ट करने वाले हैं, ठीक है। इफ़ इट इज़ मटीरियल देन वी विल रिपोर्ट इट टू TCWG और मैनेजमेंट। स्टिल अनकरेक्टेड, TCWG मैनेजमेंट को रिपोर्ट करने के बाद भी कम्युनिकेट कर दिया, इफेक्ट भी बता दिया, सब कुछ कर दिया, पता नहीं कितने नालायक लोग हैं अभी तक के अनकरेक्टेड है, तो हम क्या करेंगे, एक बार फिर से रिक्वेस्ट कर देंगे सही कर लो भाई। अगर वो फिर भी नहीं करते, स्टिल इनकरेक्टेड, स्टिल अनकरेक्टेड मिस स्टेटमेंट्स, अगर मिस स्टेटमेंट्स अगर अनकरेक्ट ही हैं देन वी ऑब्टेन रिटन रिप्रेजेंटेशन। अब हमको लिखित में दो, अब हमको इन राइटिंग दो कि आप कर क्यों नहीं रहे हो इसको सही, ठीक है, आप इसको सही क्यों नहीं कर रहे हो, हमको इन राइटिंग बता दो। डिटर्मिन वेदर एनी रिवीजन इन ओवरऑल ऑडिट प्लान नीडेड, और रिटन रिप्रेजेंटेशन ऑब्टेन करने के बाद हम कंसिडर करेंगे क्या हमारे प्लान में कोई चेंज की ज़रूरत है या नहीं है। सो दिस इज़ द कंप्लीशन ऑफ इंटायर स्टैंडर्ड ऑफ वेयर वी आर कवरिंग कि हम इवेल्युएशन कैसे करते हैं पूरे मिस स्टेटमेंट का। हम पहले मैनेजमेंट को कम्युनिकेट करेंगे, अगर वो अग्री होता है तो हम चेक कर लेंगे उसने करेक्शन कर दिया या नहीं। अगर वो डिसअग्री होता है और ट्रांजैक्शन मटेरियल है तो हम मैनेजमेंट को उसके इफेक्ट के साथ में कम्युनिकेट करेंगे। मैनेजमेंट ने करेक्ट नहीं किया, उनसे बोलेंगे करेक्ट कर दो,
फिर भी नहीं किया तो हमें रिटन रिप्रेजेंटेशन दे दो कि आप करेक्ट नहीं करने वाले हो, आप बिल्कुल नालायक से बच्चे हो। देन रिटर्न रिप्रेजेंटेशन ऑब्टेन करने के बाद वी नीड टू डिटरमिन वेदर हमारी ही ऑडिट प्रोसीजर में कोई प्लानिंग में रिवीजन की ज़रूरत तो नहीं है, ये हम चेक करेंगे। मिस स्टेटमेंट डॉक्यूमेंटेशन, कौन कौन सी मिस स्टेटमेंट को हम डॉक्यूमेंट करके चलेंगे। मिस स्टेटमेंट विच आर क्लियरली ट्रेवल, कुछ ऐसे मिस स्टेटमेंट जिसकी एज सच कोई रेलेवेंस नहीं है, बट जब हम डॉक्यूमेंटेशन बनाएंगे तो उसको हम लिखेंगे अपने पास। ऑल मिस स्टेटमेंट ड्यूरिंग द ऑडिट वेदर करेक्टेड और नॉट, जितनी भी हमें मिस स्टेटमेंट मिली है हम वो सब लिखेंगे अपने पास, चाहे वो करेक्ट हुई हो या ना करेक्ट हुई हो। देन ऑडिटर्स कंक्लूजन एज टू वेदर अनकरेक्टेड मिस स्टेटमेंट आर मटीरियल इंडिविजुअली और इन एग्रीगेट ऑन द बेसिस फॉर दैट कंक्लूजन। अगर ऑडिटर को लगता है कि इनकरेक्ट मिस स्टेटमेंट्स हैं और वो मटीरियल हैं इंडिविजुअली और इन एग्रीगेट टू फॉर्म द बेसिस फॉर द कंक्लूजन, उसको तो हम अपने सर पे बैठा के रखेंगे। ऐसी मिस स्टेटमेंट्स को तो टॉप प्रियोरिटी मिलेगी हमारे पास। तो डॉक्यूमेंटेशन में तो हर चीज़, डाकू तो उसका भी बनाएंगे, ठीक है। तो 3 चीज़ों का, जो मिस स्टेटमेंट बिल्कुल इम्पॉर्टेंट नहीं है, ये पॉइंट स्टैंडर्ड ने क्यों लिखा है कि उसको आप इम्पॉर्टेंट नहीं है समझ के कहीं इग्नोर ना कर दो, भाई उसका डाकू बना लो, डॉक्यूमेंटेशन फिर भी कर लो। करेक्ट हो गई तो आप छोड़ दोगे क्या? नहीं, करेक्ट हुई हो या ना करेक्ट हुई हो आपको सारा कुछ लिखना है। देन ऑडिटर्स कंक्लूजन, अगर कोई इतनी इंपॉर्टेंट है कि अनकरेक्टेड मिस स्टेटमेंट है बट वो मटीरियल भी हैं इंडिविजुअली और इन एग्रीगेट टू फॉर्म द बेसिस फॉर योर ओपिनियन, उसको तो आपको लिखना ही लिखना है, ओके। आप उसको छोड़ नहीं सकते, डॉक्यूमेंटेशन सबकी बनेगी। देन टाइप्स ऑफ मिस स्टेटमेंट, ये स्टैंडर्ड का ऐसा क्वेश्चन नहीं है एंड इस पर क्वेश्चन कोई बनेगा भी नहीं, बट मैंने आपकी जनरल अंडरस्टैंडिंग के लिए यहाँ पर लिख दिया कि 3 तरह की मिस स्टेटमेंट होती हैं। फैक्चुअल मिस स्टेटमेंट जो फैक्ट्स के ऊपर बेस होती हैं, जिसको हम कहते हैं कि अरे ये फैक्ट है एंड ऑन द बेसिस ऑफ दीज फैक्ट्स ऑफ दीज केसेस अनडाउटली ये मिस स्टेटमेंट तो है ही, मतलब अब मुझे कोई डाउट नहीं है ये मिस स्टेटमेंट है, जो फैक्ट है उसके अकॉर्डिंग ये मिस स्टेटमेंट बन रही है, तो उन मिस स्टेटमेंट्स को कहते हैं फैक्चुअल मिस स्टेटमेंट। देन जजमेंटल मिस स्टेटमेंट, जजमेंट ऑफ मैनेजमेंट कंसर्निंग अकाउंटिंग एस्टिमेट, अकाउंटिंग एस्टिमेट्स को लेकर मैनेजमेंट क्या जजमेंट लगा रहा है। अगर कोई जजमेंट लगा रहा है मैनेजमेंट, क्या वो जजमेंट ऑडिटर के लिए रीजनेबल है? अगर ऑडिटर के लिए रीजनेबल है देन यू नीड टू सिलेक्ट एन एप्लीकेशन ऑफ अकाउंटिंग पॉलिसीज देन दैट द ऑडिटर कंसिडर अप्रोप्रिएट। कोई ऐसी पॉलिसीज लगा रहा है मैनेजमेंट जो ऑडिटर के लिए इनअप्रोप्रिएट है, मतलब कि ये ऑडिटर और मैनेजमेंट के जजमेंट का बीच में डिफरेंस आ रहा है, तो ऐसे मिस स्टेटमेंट्स को हम बोलेंगे जजमेंटल मिस स्टेटमेंट। मैं आपको कुछ थोड़ा सा बताती हूँ डिफरेंस बिटवीन मैनेजमेंट एंड ऑडिटर जजमेंट, ये कौन सी है? ये है जजमेंटल मिस स्टेटमेंट। लेट्स मूव फॉरवर्ड। देन प्रोजेक्टेड मिस स्टेटमेंट, बेस्ट एस्टिमेट ऑफ मिस स्टेटमेंट इन द पॉपुलेशन का हमने कोई प्रोजेक्ट किया, मतलब प्रोस्पेक्टिव मिस स्टेटमेंट, हमने ये सोच लिया कि अगर ऐसा होता है तो ये मिस स्टेटमेंट अराइज हो जाएगी, तो जो फ्यूचर में मिस स्टेटमेंट अराइज होने की पॉसिबिलिटी मुझे लगती है एज एन ऑडिटर, उस मिस स्टेटमेंट को हम क्या बोलेंगे? प्रोजेक्टेड मिस स्टेटमेंट। सो दिस इज द कंप्लीशन ऑफ इंटायर 402 एंड 450। देखा कितने अच्छे, कितने प्यार से नोट्स बनाए मैंने। सो अब हम यहाँ पर अपना पूरा लेक्चर ख़त्म करते हैं। अगर आपको कुछ भी याद होने से अभी बचा है देन प्लीज़ आप उसको याद कर लो। इनफैक्ट बहुत ज़्यादा क्वेश्चन तो इसमें थे नहीं, जितने थे वो हमने बहुत अच्छे से याद कर लिए, अंडरस्टैंडिंग लेकर याद कर लिए हैं। सो लेट्स मीट इन द प्रैक्टिस सेशन। अंटिल टेक केयर, बाय बाय।